चलिए भाई, आज पॉलिटी के साथ ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा हूँ, ट्राई करते हैं। ओके सर, थैंक यू का मैंने ट्राई पढ़ लिया, इसीलिए बस चैट डिस्ट्रैक्ट करती है। चलो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सबसे पहली न्यूज, डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, पिछले हफ्ते हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखा था। पहले हमने फंडामेंटल राइट्स देखे थे कि आर्टिकल 14, 19, 20, 21 और 22, इन पूरे फंडामेंटल राइट्स के ही परव्यू के अंदर आता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरा टॉपिक। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे आपको अगर एक होलिस्टिक कोई क्वेश्चन आएगा तो उसकी मल्टीपल डिमेंशंस होंगी। वो मल्टीपल डिमेंशंस हमने डिस्कस करी थी, जैसे कि अंडर ट्रायल्स का इशू, देन यू हैव प्रिजन रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, फेक एनकाउंटर्स, डिबेट ऑन कैपिटल पनिशमेंट, एक्सेस टू लीगल एड एंड विटनेस प्रोटेक्शन, राइट। हमने यही बात करी थी दैट एवरी डायमेंशन वी हैव टू प्रिपेयर। कोई ऐसी डायमेंशन होगी, देयर आर सम डायमेंशंस जो अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट वीक डिबेट ऑन कैपिटल पनिशमेंट को प्रॉपरली पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिया था। बट इट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कि अगर एक प्रॉपर पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे क्वेश्चन आता है, देन इट कैन बी यूज्ड एज वन डिमेंशन, राइट। सो इस तरीके से वी वर प्रिपेयरिंग द टॉपिक्स। अब इसी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक और डिबेट ऐड होती है, दैट इज अबाउट द डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। इस पे पूरा क्वेश्चन आ जाए, आई डोंट नो कितने चांसेस हो सकते हैं, रेयर है, बट you never know in UPSC. So at least we should prepare some basic information that if we have a question, we can खटाखट answer it. सबसे पहले, what are the basic types of deception detection test? होता क्या है, अगर कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या है, उसको पता करने के लिए ये टेस्ट होते हैं। इसमें तीन तरह के मेन टेस्ट होते हैं: पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग। आपने सुना होगा ये पॉलीग्राफ टेस्ट, तो आपने बहुत ज्यादा मूवीज वगैरह में देखा होगा कि बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बहुत सारे डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स लगा दिए और फिर उससे पूछ रहे हैं। इसमें वो बेसिकली एक पर्सन की ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, इन सबको मेजर करते हैं, उससे एनालिसिस होता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, राइट। उसके बाद नार्को एनालिसिस। इसमें एक मेरे को बढ़िया चीज मिली अबाउट दिस थिंग, सोडियम पेंटोथेल। व्हाट इफ अगर ये जो केमिकल है ये आपको प्रीलिम्स में पूछ लें, तो व्हाट इफ देयर इज अ स्लाइट चांस, तो इसमें अपनी नजर बना के रखना, राइट। इट इज अ सेडेटिव, आपको एक तरीके से एक सेमी सेडेटेड स्टेट में डाल देगा कि आपको होश नहीं है, एंड देन व्हाटएवर यू विल आंसर इट, दे अज्यूम दैट इट इज ट्रू, राइट। सिमिलरली ब्रेन मैपिंग, दे अटैच सम डिवाइसेस ऑन योर ब्रेन, राइट, एंड उसके बाद आपकी जो, व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, आपकी कोई मेमोरी बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यार आप लोग फ्राइडे को पार्टी कर रहे थे क्या, इफ यू आर डूइंग द पार्टी, इफ यू वर डूइंग द पार्टी ना, फॉर अ मिनट, लाइक फॉर अ सेकेंड, योर ब्रेन विल टेक यू टू दैट मेमोरी। आपके माइंड में वो इमेज क्रिएट होगी ऑफ दैट क्लब और ऑफ दैट रेस्टोरेंट, राइट। एंड दिस ब्रेन मैपिंग टेक्निक्स कैप्चर्स दैट। उससे पता चलता है दैट वेदर यू आर लाइंग और यू आर सेइंग द ट्रूथ, राइट। बात समझ आती है, यस या नो? तीनों तरह के टेस्ट समझ आए? पहले के पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के अंदर डिवाइसेस अटैच होते हैं, और नार्को एनालिसिस के अंदर एक केमिकल आपकी बॉडी में इंजेक्ट होता है, राइट। इससे पता चलता है। अब एक बात बताओ, ये चीज हमारे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत प्रेवलेंट है, ये बात सबको मालूम है, बट इज इट रिलायबल? ये डिबेट है। अगर किसी इंसान को आपने सोडियम, ये पेंटोथेल दे दिया, उसके बाद भी इज इट अ गारंटी दैट दैट पर्सन इज सेइंग द ट्रूथ? You don't know, right? So that is the entire debate, that should we administer it? And also, यहां पर आपको मालूम हो तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बोलता है, दैट राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। में अपने ही अगेंस्ट एविडेंस नहीं बोल सकता, मैं अपने ही अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकता। दैट इज समथिंग, दैट इज माय फंडामेंटल राइट, तो वो वायलेट होता है, राइट। इसी के साथ आर्टिकल 21 का भी इशू आता है कि आई हैव द राइट टू साइलेंस अंडर आर्टिकल 21। तो व्हाई एम आई बीइंग फोर्स्ड टू से दीज थिंग्स, राइट। ये बात समझ आती है। तो ये एक तरीके का कंसर्न है और काउंटर आर्ग्यूमेंट है। जब भी कोई इस तरह का इशू होता है ना, वेदर इट इज द कैपिटल पनिशमेंट की डिबेट और दिस डिबेट, वी हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन। दिस शुड बी, मतलब द बेस्ट वे फॉरवर्ड इन दीज काइंड ऑफ आंसर्स इज कि भाई आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यूज करो व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, प्लस यू टेक द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड, राइट। क्योंकि अभी तक तो वो गिल्टी नहीं है ना, ही इज अक्यूज्ड, सो यू हैव टू टेक द कंसेंट। ये बात समझ आती है? इफ यू नो दिस मच इंफॉर्मेशन एंड बाय चांस अ क्वेश्चन कम्स इन मींस, देन यू कैन बी एब्सोल्युटली श्योर कि भाई इसी के अराउंड एक आंसर फ्रेम कर देंगे एंड वी विल गेट डिसेंट इनफ मार्क्स, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स लाने भी नहीं है। ऑल्सो, आर यू कंफर्टेबल इन द, लाइक दिस मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश? ये भी बता दो एक बार।
ठीक है, हाँ थोड़ा इसी तरह से कंफर्टेबल रहता है, राइट। ये इशू समझ आया, इसमें इतना ही है। और ये अल्टीमेटली दिस इशू इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मेन टॉपिक आपका ये है, क्वेश्चन आएगा आएगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, जब उस पे ये आंसर लिख रहे हो ना। अब अगर आपको ये टॉपिक भी इतना आता है, देन यू विल ऐड अ ब्यूटीफुल डिमेंशन टू योर आंसर, राइट। ठीक है, चलो, अब ये टॉपिक इतना ही था, इसको इतना ही देख के आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फिर आती है ये रिजर्वेशन इन इंडिया की डिबेट। एक्चुअली ये टॉपिक है सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी वाला। ये बहुत न्यूज में था, पूरे मंथ, लास्ट मंथ भी न्यूज में था। मैंने वैसे ये पढ़ाया हुआ है, पर मैंने सोचा एक बार इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट। चलो, इसमें आप बस मेरे साथ बने रहना और बताना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें हम मोटा मोटा जो हमारा स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस है ना, आपको ये चैप्टर आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में भी मिलेगा, और ये अपने आप में एक पूरा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका ही डिस्कशन है। अगर हम बात करते हैं स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसीज की, जिसको हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस भी बोलते हैं, देखो इसमें क्या होता है। इसमें बात इतनी आती है कि सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 341 की। आर्टिकल 341 किससे डील करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। और इसी तरीके से आर्टिकल 342 और 342 ए, जो भी ये 342 ए इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ये अमेंडमेंट से ऐड होते हैं। पहली बात तो यही होती है ना, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो पहले इनको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये आइडेंटिफिकेशन के प्रोविजन है। आइडेंटिफिकेशन में तीनों का जो सिस्टम है वो अलग है। शेड्यूल कास्ट में प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करते हैं, यस यस इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और चेंजेस अगेन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और चेंजेस कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। सेम अप्लाइज टू शेड्यूल ट्राइब्स, बट जो सोशली एंड इट इज नॉट एजुकेशनली, इट इज इकोनॉमिकली, तो ये मैंने गलत लिख रखा है यहाँ पे, इसको चेंज कर लेना। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं, उनका प्रेसिडेंट होता है, एंड चेंजेस कैन बी डन बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन का प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रेफरेंस में आएगा इशू के। उसके अलावा यही पार्ट है जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, और उसी के साथ में पॉलिटिकल रिजर्वेशन देता है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में आपको मालूम है ना, कि इसमें एक बात बताओ मेरे को, चलो एक बात मुझे बताओ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं दैट सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये बताओ। scheduled castes and scheduled tribes, for them the seats are reserved in the parliament, is it true or false? देखो, ट्रू, ट्रू, हम्म, ट्रू, यस यस, फॉल्स, या देखा, अब कुछ बच्चों का आंसर आया, राइट। ट्रू जो लिख रहे हो ना भाई, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल क्या होता है? लोकसभा। राज्यसभा के अंदर ये रिजर्वेशन नहीं होती है। एंड सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी इट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, उसमें ही रिजर्वेशन होती है। राज्यसभा के अंदर सीट्स रिजर्व नहीं होती हैं, राइट। ये बात पे जरा ध्यान रख के चलना, यही चीजें प्रीलिम्स में आती हैं। उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी, ये भी आपके इसी पार्ट का पार्ट होती हैं, ठीक है जी। ये समझ आता है? कोई दिक्कत इसमें बता दो, कोई दिक्कत है तो। दिस इज द स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, राइट। हम्म, चलो, अब देखो, अब इशू क्या है। इशू समझने से पहले थोड़ा आर्टिकल 16 पे भी चलते हैं। आर्टिकल 16 आपने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स में, इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। देखो, इसको इस तरीके से समझो, अगर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयमेंट दे रही है, तो भाई आप इसमें सबको इक्वालिटी दोगे। ये है आर्टिकल 16 क्लॉज 1। और 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। इतनी बात तो बहुत ऑब्वियस है ना, कि सबको इक्वालिटी दोगे और किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे इन बेसिस पे, CRRSP DR, कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेजिडेंस, ठीक है। इतनी बात तो बोल दी आपने। उसके बाद आपने दो किंतु और परंतु दे दिए, कि ठीक है ये बात समझ आती है, पर देखो रेजिडेंस के लिए अगर रिक्वायरमेंट बनानी पड़ी तो पार्लियामेंट बना देगी, कोई बात नहीं, समझ गए, मान ली बात। और 16 क्लॉज 5 में ये बोल देती है कि भाई अगर कोई रिलीजन या कोई डिनोमिनेशन का इंस्टीट्यूशन है, तो उसका जो हेड होगा वो उसी डिनोमिनेशन या रिलीजन से आएगा। आप ये भी बोल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इट विल नॉट बी अ वायलेशन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये छोटी छोटी दो एक्सेप्शन थी, इस पे इतना ध्यान नहीं देना, ये तो नॉर्मल है। 16 क्लॉज 1 ने बोला इक्वालिटी, 16 क्लॉज 2 ने बोला कि भाई नो डिस्क्रिमिनेशन। पर अब हमारा अफर्मेटिव एक्शन शुरू होता है।
क्या वो होता है 16 क्लॉज 4 में कि देखो, अगर कोई बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन है जो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, उनको आप रिजर्वेशन दे सकते हो। तो आपने जो आपका फंडामेंटल राइट था उसका एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया। ये बात समझ आती है? उसी के साथ में आपको यही एक आर्टिकल 335 मिलेगा जो बोलता है कि जो क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको आपको कंसिडर करना है। अब देखो, अभी तक आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है? इक्वालिटी बोला, नो नॉन डिस्क्रिमिनेशन बोला, उसके बाद एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया। अब अगर एक्सेप्शन क्रिएट करा तो उसको अप्लाई करा। इसी एप्लीकेशन के तहत हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन दे रहे थे। बताओ कोई दिक्कत है या नहीं है इस बात में? जब व्हाट इज ई स्लैश ए? एम्प्लॉयमेंट स्लैश अपॉइंटमेंट। ई स्लैश ए इज एम्प्लॉयमेंट स्लैश अपॉइंटमेंट, ठीक है जैद? ओके। अब देखो, जब भी आप कोई भी फंडामेंटल राइट पढ़ो ना, हाईली रेकमेंड करता हूं एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करना, उसका जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसको पढ़ना। ठीक है जी? ओके। अब देखो, जब आपने एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया, आपने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देनी शुरू कर दी, उसके बाद आर्टिकल 340 बोलता है कि यू कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। दिस इज नॉट जस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दिस इज अबाउट द बैकवर्ड क्लासेस। ऐसा ही एक कमीशन अपॉइंट हुआ था विच वाज द मंडल कमीशन इन 1979, और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, और ये सबको पता है कि फिर 1990 में ओबीसीज को हमने 27% के रिजर्वेशन का प्रोविजन बना दिया था। अब दिस वाज इन एडिशन टू द रिजर्वेशन ऑलरेडी गिवन टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब इंडिया में कोई भी चीज ऐसे होती है तो कोर्ट तो जाती है। यही केस कोर्ट गया था और इसी पे इंदिरा स्वानी वाली जजमेंट आई थी, जिन्होंने बोला था कि भाई 50% सीलिंग लिमिट होनी चाहिए, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगी। अगेन, प्रमोशन में रिजर्वेशन करनी थी तो उसके बाद उन्होंने बाकी 2 अमेंडमेंट और कर दी, बट दैट इज नॉर्मल पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स प्रिपरेशन। ठीक है कि हमने 16(4)A ऐड करा, जहां पे प्रमोशन का प्रोविजन ऐड कर दिया, उसके बाद उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी ऐड किया, एंड देन 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कैरी फॉरवर्ड रूल भी अप्लाई कर दिया कि भाई अगर इस साल वैकेंसीज फिल नहीं होती है तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। ये आप पॉलिटी में पढ़ोगे। अभी आप बताओ, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आया कि किस तरीके से रिजर्वेशन देते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर? यस या नो? राइट? ठीक है। आइडेंटिफिकेशन समझ आया था? यहां पर आइडेंटिफिकेशन समझ आया था? पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, ये दो बातें भी याद रखो। आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है? अबे ये क्या हो गया? ठीक है, एक सेकंड, ये बलून्स कहां से आ गए थे? ठीक है, एनीवेज, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन प्रोविजन, उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एंड उसके बाद हम किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन देते हैं। ये बात समझ आती है। अब चलते हैं हमारे इशू की तरफ। देखो, अब जो पढ़ा है वो इस इशू में अप्लाई करेंगे। ठीक है जी? ये देखो, मान लो 100 सीट्स थी, ठीक है, 50 रिजर्व्ड होंगी एंड 50 अनरिजर्व्ड होंगी। ये बात समझ आती है? ठीक है। अब ये जो 50 रिजर्व्ड हैं, इसमें से 15 फॉर एससी, 8 फॉर एसटी एंड 27 फॉर एसईबीसी, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस। अब देखो, जो एससी और एसटी की रिजर्वेशन है वो पहले से ही दे रहे थे, राइट? उसके बाद जो ओबीसी वाली रिजर्वेशन है वो मंडल कमीशन के बाद ऐड हो गई। इसमें हमने क्या अप्लाई किया था? क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है कि अगर ये 5 कास्ट हम बोलते हैं, ये कम्युनिटीज ओबीसीज में आती हैं, उनमें से हो सकता है कि जो ये एक कम्युनिटी है, दे आर वेल ऑफ, उनकी इनकम अच्छी है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो वी कैन एक्सक्लूड देम फ्रॉम रिजर्वेशन, कि भाई तुमको नहीं देंगे रिजर्वेशन, तुम मत आ जाना मांगने। ठीक है? तो इसमें हम एक सेक्शन को रिजर्वेशन दे ही नहीं रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। इसको सब्सटैंटिव इक्वालिटी भी बोलते हैं टेक्निकली। आती है बात समझ की नहीं आती? ठीक है, चलो। अब आपने स्केड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दी। अब देखो डिबेट क्या थी। स्केड्यूल कास्ट की आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और उन जो कास्ट हमने बताई कि दीज आर द कास्ट दैट आर क्लासिफाइड एज शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 341 में प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। बिल्कुल बात समझ आती है। स्टेट्स ने क्या करना शुरू करा? स्टेट्स ने ये करना शुरू करा कि यार अगर ये 4 कास्ट हैं, ये 4 कम्युनिटीज हैं, इनमें से हमें ऐसा लगता है कि जो 2 कास्ट हैं, ये 2 कास्ट का जो इकोनॉमिक क्या कहते हैं बैकग्राउंड है, अपलिफ्टमेंट है, वो अच्छा नहीं है, इनका लेवल ऑफ एडवांसमेंट सही नहीं है, राइट? तो हम क्या करेंगे, इनको हम क्या देंगे? प्रेफरेंस देंगे। क्रीमी लेयर में हम एक कम्युनिटी को एक्सक्लूड ही कर रहे थे, और सब कैटेगराइजेशन के अंदर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रेफरेंस देंगे।
प्रेफरेंस देंगे, ये डिफरेंस समझो, प्रेफरेंस देंगे, राइट। अब ऐसा स्टेट्स करने लग गई, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि 341 के अंदर तो ये काम पार्लियामेंट कर सकती है, राइट। अब देखो क्या हुआ, अगेन हम कोर्ट गए, कोर्ट ने पहले तो जजमेंट ये दी थी कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड, राइट, ये बात समझ आती है। पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड रिवर्स करा और ये बोला कि जो स्टेट्स ये कर रही हैं, द सब कैटेगराइजेशन एज बीइंग डन बाय द स्टेट्स, ठीक है, दे दैट इज कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ये चीज, इस जो अभी करंट अफेयर का इशू है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रीवियस जजमेंट को रिविजिट करा और ये नई जजमेंट दी। अब आप बताओ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। अब मैं एक बार एक दो क्वेश्चन देखता हूं। विटी, या इट कैन बी, तभी तो उसको सब्सटैंटिव इक्वालिटी बोल रहे हैं। ओबीसी में क्रीमी लेयर एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होती है, कास्ट कम्युनिटी पे, कम्युनिटी पे मतलब इस तरीके से कि भाई मतलब जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो मैंने इसमें कम्युनिटी बोल के समझाया है। बट अगर कोई इंडिविजुअल है, वो उसकी जो इनकम लेवल्स हैं वो इतनी है कि वो क्रीमी लेयर में आता है तो वो एक्सक्लूड होगा। बताओ, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट और सब कैटेगराइजेशन का डिफरेंस समझ आया? और ये जो अभी इशू चल रहा है ये क्या है, यस या नो? सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये बोला है कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो आप सब कैटेगराइजेशन कर रहे हो दैट इज ओके, बट क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आप एससी एंड एसटी के केस में अप्लाई नहीं कर सकते। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी अप्लाइड इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये बात समझना, क्रीमी लेयर इज फॉर ओबीसी, सब कैटेगराइजेशन इज फॉर शेड्यूल कास्ट। आई बात समझ? देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट सेज क्रीमी लेयर इज नॉट एप्लीकेबल टू एससी एसटी कोटा, राइट। ये है, अगर शेड्यूल कास्ट है बंदा तो भाई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, उन्हें रिजर्वेशन मिलेगी। आती है बात समझ? ठीक है, तो ये पूरा इशू था। चलो, अब इसी का एक आगे चल के एक और टॉपिक इस हफ्ते न्यूज में आया था। हमने ये बात करी, जो अभी हमने बात करी थी कि भाई आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगी इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। व्हाट अबाउट द लोकल गवर्नेंस? पंचायत के अंदर रिजर्वेशन होती है कि नहीं होती? अब आप मेरे को ये बताओ, पंचायत के अंदर, म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर, डू वी हैव द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? ये बताओ, यस और नो? नो, यस, नो, हाँ होती है, नो, यस, नो, मिक्स्ड ओपिनियन है। ठीक है, सुनो, ऐसा होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अमेंडमेंट करी थी जिससे कि लोकल गवर्नेंस पूरा ऐड होया, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होती है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन होती है और विमेन के लिए भी रिजर्वेशन होती है। पर द बैकवर्ड क्लास के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन होती है, इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द स्टेट्स कैन मेक देयर इंडिविजुअल प्रोविजंस गिविंग रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस। दैट इज द प्रोविजन। महाराष्ट्र ने ऐसा किया, कर्नाटक ने ऐसा किया, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स ये काम करती हैं। बट द पॉइंट इज, whenever any state tries to give reservation to the backward classes, they have to pass what is called as a triple test. ये ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। आई बात समझ? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनली है। पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए यू कैन मेक रिजर्वेशन सब्जेक्ट टू ट्रिपल टेस्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेंट करा। So whenever any state tries to give reservation to backward classes, they have to pass the triple test. वो क्या होता है? You have to make a commission, they will inquire and make recommendation, and the total aggregate quota should not exceed 50%. अगर आपने ये टेस्ट पास कर दिया तो भाई बहुत बढ़िया, आप दे सकते हो रिजर्वेशन। एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिफॉर्मिटी है इसमें। आती है बात समझ कि नहीं आती? ये बताओ। ट्रिपल टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो अपने मेंस आंसर्स में। ठीक है, बहुत बढ़िया, राइट। रुचिका ने यस लिख दिया, अदिति ने यस लिख दिया। ठीक है भाई, आती है बात समझ। फिर चलो आगे देखो, ये तो था पूरा रिजर्वेशन वाला इशू। नेगेटिव पॉइंट नहीं हो सकता, यूनिफॉर्मिटी नहीं, बिल्कुल दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट यार। बट अगेन, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, दे आर सो स्टेट स्पेसिफिक, उनका पर्पस ही वो है ना, इट इज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, दे आर नॉट सीरियस अबाउट इलेक्शंस भी तो नहीं होते ना पंचायत के, वो भी तो न्यूज में रहता है।
तो जब आप पूरा अपना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप उसके सारे चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये पॉइंट्स दिमाग में लेके रखने हैं। आप छोटे छोटे अलग अलग पॉइंट्स करंट अफेयर्स में पढ़ोगे और फिर एक साथ जाके आंसर में प्रोड्यूस करोगे। ठीक है। ट्रिपल टेस्ट रिपीट यही होता है, देखो ट्रिपल टेस्ट ये होता है कि बैकवर्ड क्लासेस को अगर रिजर्वेशन देनी है पंचायत इंस्टीट्यूशंस या म्यूनिसिपैलिटीज में, सो दे हैव टू पास द ट्रिपल टेस्ट। देयर इज नो यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन, एवरी इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट का अपना हिसाब किताब होता है। इफ दे ट्राई टू गिव रिजर्वेशन दे हैव टू पास ट्रिपल टेस्ट, जिसमें एक कमीशन बनेगा, वो इंक्वायर करेगा, रेकमेंड करेगा, और उसके बाद जो रिकमेंडेशन होगी वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बस इतनी बात समझो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। एक छोटी सी ये न्यूज और थी गवर्नेंस को लेके, कि हम स्कीम्स होती हैं, वी अलॉट लॉट ऑफ मनी टू दैट स्कीम। देखो ना 64,000 करोड़, बताओ इतना पैसा क्यों सोच के इंसान को लगे क्या पैसे हैं। बट प्रॉब्लम इज आपने अलॉट तो कर दिया, एलोकेट तो कर दिया इतना पैसा, इज इट एक्चुअली गोइंग ऑन द ग्राउंड, लाइक वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट इज द प्रॉब्लम। उसके लिए हमको क्या करना है, ताकि जो फंड्स की एब्जॉर्प्शन है वो अप्रोप्रिएट हो। एक एडिटोरियल आया था, उन्होंने सिंपल से 3 मेजर्स बताए थे, आप इसको बस पढ़ के एक छोटे से पॉइंट की तरह नोट कर सकते हो गवर्नेंस के अंदर। बाकी अपने आप में कोई ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि अपने आप में ही आ जाए। ठीक है, आती है बात समझ की नहीं आती? यस या नो? इसमें एग्जाम्पल दिया था अभीम स्कीम का, बस। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट था ना वो ये था कि आपने 64,000 करोड़ तो अलोकेट कर दिए। अब स्टेट गवर्नमेंट्स को एक बार को तो आपने फंड्स दे दिए, उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करके इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, बट जो उसमें रेकरिंग कॉस्ट आएगी वो तो स्टेट्स को बियर करनी है ना। और फिर स्टेट्स अवॉइड करती हैं वो बियर करना, वो कहती हैं अरे यार ये कौन बियर करेगा, है ना। तो इसलिए उनको डिमोटिवेशन होता है। बताओ जी बताओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया था जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का। जुडिशियल अपॉइंटमेंट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एंटायर पॉलिटी। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो हमने यहाँ पे मेंशन करे थे। कलीजियम सिस्टम पे पूरी डिबेट है कि भाई इज इट फेयर और नॉट, इज इट ट्रांसपेरेंट और नॉट। इंडिया के अंदर देखो बात यह है कि क्या इंडिया के अंदर जजेस जो अपॉइंट हो रहे हैं, इज इट सूटिंग द डिमांड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी और नॉट, क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी है, आर इज द जुडिशियरी अकाउंटेबल और नॉट। ये पूरा पूरी की पूरी बात ये है, क्रक्स ये है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, उसके बाद आपका जो 3 जजेस केस है वो क्या है, कलीजियम सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुआ, उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एनजैक को इंट्रोड्यूस करा कि भाई हम अपॉइंट करेंगे, हमने एक नई स्कीम बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अब वे फॉरवर्ड क्या है, बस ये बात है। साथ में आप रेफरेंस ले सकते हो कि भाई ग्लोबली हाउ जजेस आर अपॉइंटेड, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे, एंड यू कैन आल्सो कोट वन ऑफ देम इन योर वे फॉरवर्ड। दिस इज द एंटायर टॉपिक। अगर मैं आपको इसका देखो, ये वैसे आपकी पॉलिटी की प्रिपरेशन का पार्ट है, अगेन लाइक आई सेड इट इज अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन, बट बिकॉज इट इज सच एन इंपॉर्टेंट इशू, इस पे बार बार कमेंट्स आते रहते हैं। सो यू प्रिपेयर इट वंस एंड फॉर ऑल, एंड उसके बाद कुछ भी अगर आता है जस्ट एड इट है, सिंपल। और कुछ नहीं करना। कोई भी आपको लगता है आर्ग्यूमेंट आया है विच इज वैलिड, जस्ट एड इट हियर। आपको लगता है कोई भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एड इट हियर। आपका वन सोर्स होना चाहिए इस पूरे टॉपिक के लिए। इसका क्रक्स यही था कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बोल के छोड़ देता है कि भाई द प्रेसिडेंट विल अपॉइंटेड ऑन द कंसल्टेशन। अब वो कंसल्टेशन का नेचर क्या है वो अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करा। उसको काउंटर करने के लिए एनजैक आया, एनजैक को रिजेक्ट कर दिया। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ठीक है। उसके बाद सारा डिबेट शुरू हुई कि भाई कलीजियम सिस्टम की इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, एंड अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड क्या है, बस दैट इज इट। वे फॉरवर्ड भी आपके लिए सिंपल सा मैंने प्रिपेयर कर दिया है। डिटेल में लिखना हो, वे फॉरवर्ड पे ही क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए थोड़ा एडिशनल पॉइंट्स भी हैं। बस इतनी बात है। बताओ, पढ़ लोगे इसे? यस या नो? यस 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 यस। अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई चीज रिपीट करनी है अभी बता दो फिर इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे।
प्रीलिम्स बूस्टर में, हाँ भाई देखो इसमें तो दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, एक ब्लैक कोट सिंड्रोम, व्हाइट कोट सिंड्रोम, ये मैंने रील्स में बता ही दिया था कि भाई कोर्ट रूम में स्ट्रेस और हॉस्पिटल में स्ट्रेस। उसके साथ में लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो उसके बारे में जो प्रीलिम्स के लिए बड़े पॉइंट्स होते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। और साथ ही में मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, इसको यूज करना आप आंसर्स में कि मेजर रिपोर्ट्स ऑफ लॉ कमीशन, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बस। सर फंड देखो, फंड वाला ये है, अगर मान लो एक स्कीम है, मैं उसमें बोलता हूं भाई इस स्कीम में मैं 100 रुपए दूंगा, पर अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए यूज होते हैं, बाकी फंड तो यूज ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स पे मोटिवेशन ही नहीं होता। उनको यही तो लगता है कि एक बार को हम ये फंड यूज करके, लेट से हमने वो स्कीम हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए थी, हॉस्पिटल तो बना दिया, लेकिन अब उसका जो स्टाफ का कॉस्ट है वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स को रेकर करना पड़ेगा ना, मीट करना पड़ेगा, वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। तो इस तरीके से एक आर्ग्यूमेंट आया था कि जो फंड्स एलोकेशन होती है वो अब्सॉर्ब इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि स्टेट्स के पास मोटिवेशन नहीं होती। हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट इश्यू होता है, राइट। और बताओ। चलें फिर इकोनॉमी पे। राइट राइट राइट। हाँ, फिर दिक्कत नहीं है मंजूर। चलो ठीक है, इकोनॉमी पे चलते हैं। भाई एक्स्ट्रा प्रेफरेंस शेड्यूल कास्ट को नहीं है, सब कैटेगराइजेशन में उनमें से किसी पर्टिकुलर कास्ट को जिनका डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, एडवांसमेंट इतना नहीं हुआ है, उनको प्रेफरेंस थी। ठीक है, चलो। अब बाकी कोई डाउट हो तो एक बार आप डाउट सपोर्ट में लिख देना, फिर आंसर कर देंगे। ठीक है, चलो। देखो, इकोनॉमी के अंदर दो चीजें इस बार आई थी रिसेंटली। ईवी कॉलोनी पे एक आर्टिकल आया था, अगर आपने देखा, छोटा सा पीस था कि इंडिया शुड नॉट बिकम चाइनाज ईवी कॉलोनी। साथ ही में स्टील इंपोर्ट्स पे भी आया था कि भाई चाइना से और वियतनाम से चीप स्टील इंडिया में आ रही है। क्या होता है, इंडिया इज अ हब फॉर शिप मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, शिप मैन्युफैक्चरिंग, शिप रिसाइकलिंग, ठीक है, नॉट मैन्युफैक्चरिंग, शिप रिसाइकलिंग। इसमें क्या होता है, हम शिप्स को रिसाइकल करते हैं, जब रिसाइकल करते हैं तो स्टील मिलती है। अब जो स्टील मिलती है हम उसको सेल करते हैं। अब अगर बाहर से चीप स्टील इंडिया में आ रही है, तो एक बात बताओ, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। अमन, आप पीएससी के बारे में बात कर रहे हो, पीएससी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, पीएससी के अंदर कुछ नहीं है। पीएससी आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर पढ़ना है, राइट। उसमें करंट अफेयर क्या हुआ, वो तो स्टैटिक न्यूज है ना, एक तरीके से स्टैटिक पोर्शन है। साल में 10 बार आपको ये कमिटीज न्यूज में दिखेंगी। ठीक है, होगा नुकसान। अच्छा, इसी के लिए होती है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। भाई अगर मैं एक लोकल मैन्युफैक्चरर हूं, मैं यहां पर एक आइटम प्रोड्यूस कर रहा हूं और मेरे को दिखता है कि अरे ये चाइना वाले आते हैं और सस्ते में उसको इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो मेरा तो नुकसान होगा ना। तो मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए ही गवर्नमेंट लाती है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। अब एक बात बताओ, अगर मैं लोकल मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं अगर यहां पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा, तो जब प्रोडक्शन होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करूंगा, राइट, इकोनॉमी के अंदर वैल्यू भी ऐड करूंगा। पर अगर वो प्रोडक्ट मेरा कोई बाहर से आकर एक चीप प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर देता है, तो मेरा नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में एम्प्लॉयमेंट का भी होगा और इकोनॉमी का भी होगा। सो दैट इज द पॉइंट, इसीलिए होती है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ये होता है कॉन्सेप्ट एंटी डंपिंग ड्यूटीज का। अब देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटीज को रेगुलेट कौन करता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। कोई मुझे बताएगा ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? ये बताओ। टेल मी द मिनिस्ट्री टू विच डीजीटीआर बिलोंग्स। बोलो बोलो। कॉमर्स, राइट। कॉमर्स, राइट राइट राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये रिकमेंडेशन करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इसको अप्रूव करते हैं, राइट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपोजिंग दी एंटी डंपिंग ड्यूटीज। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज न्यूज में थी, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कवर कर लिया, यही इसका मतलब था। कुछ रीसेंट एग्जांपल्स है वो लिख के दे दिए हैं। ठीक है जी, आती है बात समझ? चलो आगे। अब ये कॉन्सेप्ट समझो, ये भी पहले मैं एक बार कवर कर चुका हूं, बट क्योंकि फिर से न्यूज में था, कॉर्पोरेट टैक्स, टॉप कॉर्पोरेट टैक्स कट्स, और उसके साथ फिर किस तरीके से इंप्लॉयमेंट का पूरा सीन जुड़ा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है,
हमारा एक परसेप्शन क्या था, अगर हम कॉर्पोरेट्स को बोलेंगे कि आपको टैक्स नहीं देना, आपका टैक्स हमने कम कर दिया, तो वो मोटिवेट होंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन अगर वो करेंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, इनकम लेवल्स राइज करेंगे, इनकम लेवल्स राइज करेंगे, डिमांड राइज करेगी, डिमांड राइज करेगी, और प्रोडक्शन होगी और जीडीपी इंक्रीज होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये हमने एक ड्रीम देखा था। पर क्या हुआ, जब आपने टैक्स रेट्स को कम करा, सो व्हाट हैपेंड वाज द प्रॉफिटेबिलिटी दैट इंक्रीज, कॉर्पोरेट्स ने वो प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्ट कर दिया किस चीज में, ऑटोमेशन में। आई बात समझ की नहीं आई? उन्होंने क्या किया, चीजों को ऑटोमेट करना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो जॉब्स कहां से क्रिएट हुई, उल्टा तो जॉब्स कम होने लग गई। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, इसी इसी हफ्ते इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, आईएलओ का एक रिपोर्ट आई थी जिसने यही बोला था कि ऑटोमेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से इनकम लेवल्स रिड्यूस हो रहे हैं, राइट? वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ कॉर्पोरेट टैक्स कट से, जो हमारी ये जो सारी एमएनसीज वगैरह होती हैं, इन्होंने इतना कोई प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं किया। तो जो हमारा एक मिसकंसेप्शन था, ये तो यही था, हमारी ड्रीम थी कि भाई जॉब्स क्रिएट होंगी, रियलिटी में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब हमने कोर्स करेक्शन किया है। क्या कोर्स करेक्शन किया है? दैट वी हैव इंट्रोड्यूस दी स्कीम्स। ये स्कीम्स क्या करती हैं, ये स्कीम्स मोटिवेट करती हैं हमारी एमएनसीज को कि भाई आप प्लीज जॉब प्रोवाइड करो। डायरेक्टली अब हम जॉब पे फोकस कर रहे हैं, राइट? वही पर्पस है इन स्कीम्स का, और यही पूरा डिबेट ये न्यूज में चल रहा है, ये पूरा आर्ग्यूमेंट चलता है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को कट किया, उससे हमने क्या समझा कि एमएनसीज प्रोडक्शन करेंगी, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ऑटोमेशन करी। अब जब ऑटोमेशन करी तो जॉब्स उल्टा बढ़ने की जगह कम हो गई। अब हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं और स्पेसिफिकली वो स्कीम्स बना रहे हैं जो जॉब्स पे फोकस करें, राइट? ठीक है, चलो अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। इस हफ्ते फिस्कल पॉलिसी पूरा जोरों शोरों से न्यूज में थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। बाकी जो फिस्कल पॉलिसी के बेसिक्स हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स, उसमें भी नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल डेट रिसीप्ट्स क्या होती हैं, वो सब एक बार रिवाइज करना और बेटर समझ आएगा। अभी भी मैं चीजों को आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर आपको रेवेन्यू रिसीप्ट्स मिलती हैं 100 रुपए की, ठीक है जी, ये होती हैं बेसिकली जो आपकी टैक्स नॉन टैक्स रिसीप्ट्स होती है ना, उन्हें हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स बोलते हैं। आपने खर्चा कर दिया 120 रुपए का, गवर्नमेंट के केस में स्कीम्स वगैरह पे जो आप एक्सपेंडिचर करते हो, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये बात समझ आती है? और हमेशा हम डेफिसिट में ही होते हैं। 100 रुपए मिले थे, कर हमने 120 दिए खर्च, अब 20 रुपए का डेफिसिट है, क्या करें भाई? ये 20 रुपए का डेफिसिट मीट तो करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम डिसइन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं। इनको बोलते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। हमें ग्रांट मिल गई, ठीक है, लोन नहीं, ग्रांट मिल गया, तो वो भी हमारी नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट है। अब ये हो गई लेट से 5 रुपए, पर अभी भी 15 रह गए। अब जो ये 15 रुपए बच गए, इसको तो बोरो करोगे ना, ये होगी हमारी डेट रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं पर डेट रिसीप्ट्स होती हैं, इसी को आप बोलते हो फिस्कल डेफिसिट। अब 15 रुपए तो हमारे पास नहीं थे भाई, कुछ भी हो गया, नहीं थे, अब हम बोरो करने जाएंगे। अगर हम बोरो करने जाएंगे तो उसको बोलेंगे फाइनेंसिंग द डेफिसिट। अब एक बात याद रखो, वेन एवर गवर्नमेंट इज बोरोइंग, हमारी जो इंटरनल बोरोइंग्स है ना, दे आर ऑलवेज वे मोर देन द एक्सटर्नल बोरोइंग्स। ये बात ध्यान रखो, इंटरनल जो बोरोइंग हम करते हैं, दे आर मोर देन द एक्सटर्नल बोरोइंग। अब अगर आपने जो सारा फंड्स थे, जो आपने ही, गवर्नमेंट ने ही बोरो कर लिए, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। इसको ही बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर के पास फंड्स नहीं जाएंगे तो वो कैसे प्रोडक्शन करेंगे? आप तो इस फंड्स को, डेफिसिट को फाइनेंस करने में यूज कर रहे हो। अगर कोई प्राइवेट कंपनी इन फंड्स को रेज करती तो वो तो उससे फैक्ट्री लगाती ना, फिर अगेन प्रोडक्शन होती, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता। तो इसलिए फाइनेंसिंग द डेफिसिट, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि डेफिसिट्स को हमको कम से कम टारगेट में रखना है। उसी के साथ में एक और ऑप्शन है, आपको बोरो नहीं करना भाई, आपके घर का है आरबीआई, आपने उसको बोला यार एक काम करो, ये प्रिंट करके दे दो मनी, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, जब आपको आपकी इंडोनेशिया जैसी सिचुएशन थोड़ी ना बनानी है, इतना डेफिसिट को अगर आप मोनेटाइज कर दोगे तो भाई इन्फ्लेशन हो जाएगा, सबके पास ही अगर पैसे आ गए। एक बात समझो, हम बचपन में ऐसा सोचते थे ना कि एक काम करे गवर्नमेंट, ऐसा करे सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दे, तो भाई मर्सिडीज के शोरूम के बाहर लाइन लग जाएगी, क्योंकि सबके पास ही पैसे आ गए ना। तो मर्सिडीज क्या करेगा, वो अपना प्राइस बढ़ा देगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी।
इफ एवरीबडी हैज द परचेसिंग कैपेसिटी द प्राइसेस विल इंक्रीज, तो इट विल हैव इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो इसीलिए ये फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये एक ऑर्डर में रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट। क्या है ये एक्ट? पूरा का पूरा डिटेल में मैंने लिख के दे दिया है। इसका क्रक्स समझो, क्रक्स यही है, वो ये बताता है कि आपको ये टारगेट्स हैं, फिस्कल डेफिसिट इतना ही रहना चाहिए, जो आपका डेट है वो इतने लेवल पे रहना चाहिए, उससे आपको एक्सीड नहीं करना। हाँ, वो एक्सेप्शंस बताता है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई कैलामिटी आ गई, जैसे कोविड के टाइम पे, आप इन गाइडलाइंस को रिलैक्स कर सकते हो। ये टारगेट्स ऐसे कोई रिजिड टारगेट्स नहीं है, यू कैन बी फ्लेक्सिबल, और सच बताऊं वो अचीव होते भी नहीं है, राइट। तो इसी पे पूरा आर्ग्यूमेंट आता है कि आपको फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन करनी है, इस तरह के वर्ड्स को एग्जाम में यूज करना। आपको ये मेक श्योर करना है कि एक तो हमारी जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं वो इंप्रूव हो। अब एक बात सोचो, चलो ये आपने पूरी सिचुएशन समझी, अगर हमें अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करना है तो आप मेरे से अग्री करोगे कि नहीं करोगे? अगर हम रेवेन्यू रिसीप्ट ही अपनी बढ़ा दें, लेट अस से, तो ये डेफिसिट कम हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट, यस और नो? यस और नो? रेवेन्यू रिसीप्ट ही बढ़ा दो, पर कैसे बढ़ाएंगे? इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे बढ़ाएंगे। क्या टैक्स बढ़ा के? नहीं, आपको टैक्स में रिफॉर्म्स करना है। टैक्स रिफॉर्म्स करो, जीएसटी रिफॉर्म्स करो, डायरेक्ट टैक्स कोड को इंप्लीमेंट करो। उससे क्या होगा, जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं वो इंप्रूव होंगी, राइट। ये जो आपका पूरा का पूरा टैक्स रिफॉर्म्स का टॉपिक आता है, इट इज द पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, राइट। अब आपको समझ आ रहा है वो थ्रेड्स कैसे निकल रहे हैं। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करो, रिसीप्ट्स बढ़ा दो और एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करो। आप ये डिबेट सुनते होंगे कि सब्सिडीज पे वेस्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्कीम्स पे कई बार बहुत ज्यादा पैसे हम लुटा देते हैं। अगर आप अपनी सब्सिडीज को रैशनलाइज करोगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर को थोड़ा सोच समझ के करोगे, पॉपुलिस्ट मेजर नहीं ज्यादा इंट्रोड्यूस करोगे, तो एक्सपेंडिचर कम रहेगा, रिसीव्स बढ़ती जाएंगी साथ में, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट शायद एक टाइम पे सरप्लस हो जाए, राइट। और फिर ये जो सरप्लस मनी है, आप इसको यूज करो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। आपको ये पैसों को यूज करना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं भाई। कैपिटल, ये देखो ना, नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट की एक लिमिट है, कितनी डिसइन्वेस्टमेंट कर लोगे। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो ये तो बहुत छोटा कंपोनेंट है मंजोत, ठीक है। आपको मेजरली जो आपका डेफिसिट कवर करना है वो रेवेन्यू रिसीव्स से ही करना है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करते चलना है, ठीक है। ये बोरोइंग अगर आप कर रहे हो ना, एक बात बताओ, अभी आपने जो ये 15 रुपए बोरो करे, ये कहीं ना कहीं तो इस 20 रुपए के डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए करे ना। अगर मैं पैसे बोरो कर रहा हूं अपना घर चलाने के लिए तो वो सही नहीं है, पर अगर मैंने पैसे बोरो करे एक घर खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो दैट इज लॉजिकल, क्योंकि वो मेरे को रिटर्न देगा। सेम अप्लाइज टू गवर्नमेंट। अगर आप डेफिसिट आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपना रेवेन्यू खर्चा ही मीट नहीं कर पा रहे हो, तो वो गलत है, वो तो आप कंजम्पशन कर रहे हो एक तरीके की, समझे। आपको क्या करना है, यू हैव टू बोरो फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ताकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, केपेक्स जिसको बोलते हैं, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करेगा, और वो इतना अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर देगा कि आपको ये बोरिंग दुखेंगी नहीं। ये पूरा पूरा का पूरा फिस्कल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है। जो इतने कॉम्प्लिकेटेड एडिटोरियल्स आते हैं ना, वो यहीं से निकलते हैं, ठीक है। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, या वैसे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स एक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है कि आपने लोन लिया, अब उसको रीपे करने के लिए आप और लोन ले रहे हो। ये बैंकिंग सेक्टर में आप पढ़ते हो, ठीक है। बाकी एफआरबीएम एक्ट के बारे में यहां से इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर लेना। इसमें एक एनके सिंह कमिटी रिकमेंडेशंस को भी ध्यान रखना कि उन्होंने क्या बोला था, ठीक है। अब देखो, एक और कॉन्सेप्ट आता है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का। सारी चीजें आपने ऊपर पढ़ी, आपकी जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स थी उसमें ही आपकी टैक्स रिसीप्ट्स होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपकी ग्रॉस टैक्स रिसीप्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से आप सेस और सरचार्ज, क्योंकि वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट रखती है, वो हटा दो, और साथ ही में टैक्स कलेक्शन करने में कॉस्ट आती है ना, उसको भी हटा दो, तो आपको मिलती है नेट प्रोसीड्स। आई बात समझ की नहीं आई? ये होती है नेट प्रोसीड्स। अब जो नेट प्रोसीड्स मान लो कितनी थी, 100 रुपए, ये गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आई, अब उन्हें स्टेट्स में बांटनी है। तो इस 100 रुपए में से कितने पैसे स्टेट्स को जाएंगे, ये फाइनेंस कमीशन बताता है। और इसको हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वर्टिकल डेवल्यूशन, राइट। कि भाई 100 रुपए आए थे, 49 रुपीज स्टेट्स के लिए हैं ठीक है। अब देखो, इन 49 रुपीज में से किस स्टेट को कितने पैसे मिलेंगे, ये भी फाइनेंस कमीशन का ही एक फॉर्मूला है जो बताता है।
उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। एक बात बताओ, ये देख रहे हो, ये है क्राइटेरिया डेवल्यूशन का। किस स्टेट को कितने पैसे मिलेंगे वो डिपेंड करेगा इनकम, पॉपुलेशन, एरिया, उसके बाद देखो क्या, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट। ये 15th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, कोई इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर इनकम डिस्टेंस, देन पॉपुलेशन 2011 वाली, क्योंकि अभी सेंसस हुआ नहीं है, साथ ही में एरिया, कितना बड़ा एरिया है, बड़ी स्टेट तो ज्यादा फंड्स उसको मिलेंगे, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफर्ट। इसको चेंज क्यों करा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था थोड़ा अनफेयर था ना उन स्टेट्स के लिए जो अपने सोशल इंडिकेटर्स को इंप्रूव कर रही हैं, और साथ ही में क्योंकि आपको क्लाइमेट कॉन्शियस होना है तो आपने फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे भी 10% इंक्रीज कर दिया, एक इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया। इस फॉर्मूले के बेसिस पे ये 49 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। अब क्या डिबेट थी इस बार जो आई थी कि लेटेस्ट से अगर हम सर ये क्राइटेरिया याद, हाँ जी ये याद रखना है, ये क्राइटेरिया, ये परसेंटेज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता चलेगा, आज हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो याद रखना। सेस यार, अलग अलग सेस इंट्रोड्यूस होते हैं, सरचार्ज होता है, जैसे सरचार्ज एक लेवल ऑफ इनकम जिनकी बहुत ज्यादा इनकम होती है ना, उनको उनके ऊपर एक सरचार्ज एडिशनली ऐड होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जहां पे सेस भी ऐड होता है टैक्स के ऊपर, जीएसटी दिया उसके बाद सेस दिया, अलग अलग तरह के सेस होते हैं, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन ऐसा इस तरीके का सेस होता है, रोड सेस होता है, बहुत तरह के सेस होते हैं, उसको आप याद रख सकते हो। बट अगेन इतनी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करो जितनी नीडेड है, बहुत ज्यादा ओवरलोड मत करो, ठीक है। आप बस इतना सोचो कि भाई टैक्स के ऊपर एक और तरह का टैक्स होता है, सिंपल सिंपल टर्म्स में सोचो, होते तो बहुत तरीके के सेस हैं, ठीक है। अब ये देखो राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं। राजस्थान के एग्जांपल में क्या है, अगर राजस्थान की अपनी रिसीप्ट, अब स्टेट्स हैं उनके पास अपनी भी तो टैक्स कलेक्शन पावर्स है ना कुछ, उन्होंने अपनी जो रेवेन्यू रिसीप्ट जनरेट करी वो थी 5, इन 49 रुपीज में से उनको कितने मिले, 10 रुपए मिले। ये जब फॉर्मूला अप्लाई करा तो राजस्थान को 10 रुपए मिले भाई, ठीक है। पर इनका खुद का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो ये अपनी स्कीम्स चला रही हैं, वो 20 रुपए था। अब एक बात बताओ, इसको आप क्या बोलोगे, वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। इसका फॉर्मूला ये है कि भाई स्टेट्स के पास भी इनफ फंड्स नहीं है, यही तो सारी प्रॉब्लम है। तो वो भी अपने जो फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एफिशिएंटली नहीं चला पा रही, उसका ये फॉर्मूला है, उसको आप देख सकते हो। उससे एक ये नंबर निकल के आता है जिसको आप बोलते हो वीएफआई, ठीक है। ये बात समझ आती है, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई से कोई पूछ नहीं रहा है इसको, पर ये इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल डेवल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ोगे, रेवेन्यू रिसीप्ट्स पढ़ोगे, तो उसमें जब टैक्स को पढ़ोगे और डिटेल में टैक्स को पढ़ोगे, कौन कौन से तरह के टैक्स होते हैं, फिर जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा, सेस होता है, सरचार्ज होता है, बहुत तरह की चीजें होती हैं। यहां अगर हम वो पढ़ने बैठ गए तो इस कॉन्सेप्ट को इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। भाई क्या करना है मंजूर आपको जान के कि राजस्थान में फिस्कल डेफिसिट है कि नहीं है, हमको तो मोटी बात पकड़नी है ना आंसर के लिए। भाई स्टेट्स के पास फाइनेंशियल क्रंच है ही भाई, फाइनेंस का क्रंच इंडिया में हर जगह है। कौन पूछ रहा है कि राजस्थान में कितना डेफिसिट है, क्या परसेंटेज है, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ इस केस में डेफिसिट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ये बात समझ आई। फिस्कल पॉलिसी को लेके कोई डिबेट, मेरा देखो यहां पर आपको ये गाइड करने का मेरा पर्पस है कि जब आप फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक्स में पढ़ो ना, और आप पढ़ो टैक्स रिफॉर्म्स, तो आप ये ना सोचो यार ये हम टैक्स रिफॉर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं। अब समझ आया टैक्स रिफॉर्म्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको अपने डेफिसिट्स को कम करना है। उसके बाद हम अगर आप डेवल्यूशन की बात करेंगे कि भाई किसी स्टेट ने उठ के क्रिटिसाइज कर दिया कि हमको पैसे नहीं मिल रहे, तो आपको पता होगा कि ये डेवल्यूशन का पार्ट है। बाकी आप टैक्स को, आपको अपने प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी के अंदर हर टैक्स को डिटेल में पढ़ना है, किस किस तरह के डायरेक्ट टैक्स होते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, जीएसटी के अंदर क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एवरीथिंग यू हैव टू प्रिपेयर, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन। यस और नो, यस या नो लिख दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये देखो इनकम इनइक्वालिटी, इसको पढ़ते हैं, इसका क्या सीन है। ये भी इस बार बहुत अच्छे खासे न्यूज में था। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब तो बहुत बहुत ही बेसिक है ना भाई, कि हमारी जो इंडिया की वेल्थ है, अगर वो सिर्फ 1% पॉपुलेशन के पास ही मेजोरिटी ऑफ वेल्थ है तो उसको इनकम इनइक्वालिटी बोलेंगे, राइट। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि सबके पास इक्वल वेल्थ हो, दैट इज ऑल्सो वेरी स्टूपिड कॉन्सेप्ट। तो इनकम इनइक्वालिटी एक लिमिट तक तो ठीक है,
बट जब बहुत ज्यादा हो जाती है कि एक तरफ आपके स्लम्स हैं और एक तरफ आपके पास अंबानी का घर है, तो वो है इनकम इनइक्वालिटी। आज के टाइम पे हमारा फोकस शिफ्ट हो गया है एक लार्ज इकोनॉमी, लार्ज पाई, उससे हटकर किसमें, आपका अब फोकस है इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और इक्विटेबल इकोनॉमी के अंदर। ये डायग्राम को इकोनॉमी के आंसर्स में एक ना एक बार तो जरूर यूज करना प्लीज भाई, ये बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे इकोनॉमी वो अच्छी है जो इक्विटेबल है, इंक्लूसिव है, सबको साथ लेके चल रही है और सस्टेनेबल भी है। सस्टेनेबिलिटी तो भाई एब्सोल्यूट मस्ट है। ठीक है, तो ये छोटा सा डायग्राम है, इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है तो भाई आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को अप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। भाई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या हुआ, आप अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्लाई करोगे तो भाई वो तो फिर देखो ना, आपको अंबानी भी वही टैक्स दे रहा है और आप भी वही दे रहे हो, तो वो तो रिग्रेसिव हो गया ना। राइट, आपकी इनकम के हिसाब से आपको टैक्स होना चाहिए, और अगर आपकी कम है इनकम तो आपको कम टैक्स देना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो, लेबर लॉस को इंप्रूव करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, और कंट्रीब्यूशन, मतलब एक होता है जैसे इसी में डिबेट आती है इनहेरिटेंस टैक्स की। किसी ने सुना है इनहेरिटेंस टैक्स का डिबेट था न्यूज में, कि जब आप प्रॉपर्टी, आपके पेरेंट्स आपको ट्रांसफर करेंगे वेल्थ, तो उस पर भी टैक्स होगा। वो इसी, वो इनकम इनइक्वालिटी का ही एक सब टाइप है, एक सब कॉन्सेप्ट है। राइट, ये बात है। अच्छा, इसके बाद इनकम इनइक्वालिटी पे ना एक चीज मुझे और दिखानी थी आपको, इससे पहले हम ये चीजें कवर करें। ये देखो, इसी पे रिपोर्ट आती है किसकी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इसको ध्यान रखना कि किस तरीके से इनकम लेवल्स रिड्यूस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और एक बात और याद रखना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, गिनी कोएफिशिएंट होता है जो मेजर करता है इनइक्वालिटी को। अगर वो जीरो है तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, हम सब पे बराबर पैसे हैं, और अगर वन है तो मतलब बहुत ही भयंकर वाली इनइक्वालिटी है। तो इसको याद रखना। ठीक है। सर इसमें वेल्थ टैक्स डिबेट का, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। और उसके बाद दूसरी चीज होती है लोरेंस कर्व। ये भी एक कर्व होता है जो मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी को। इसको बनाना वो सब आपका काम नहीं है, आपको बस ये नाम याद रखने हैं अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो। ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, उसके बाद टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इसको देखते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, आपने कभी ड्राई फिट टी शर्ट खरीदी है? अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं ना, ड्राई फिट होता है जो आप जिम में या स्पोर्ट्स के लिए यूज करते हो, या कई बार अगर आप हाइकिंग पे जा रहे हो तो एक अलग तरीके का वो ब्लेजर और कोट होता है, एक अलग तरीके के मटेरियल से बना होता है। तो यूजुअली तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वूल के पहनते हैं, ये हो गया ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। बट अगर कोई टेक्सटाइल है जो स्पेसिफिकली किसी एक पर्पस के लिए है, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, आपने देखा होगा आजकल ऐसी जैकेट्स आने लगी हैं जो बोलती हैं भाई हाँ देखो स्वेट कंट्रोल हो गया, या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में आपको हीट करने के लिए हो गया, वो हो गया टेक्निकल टेक्सटाइल। मतलब आपने एक स्पेसिफिक पर्पस को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्सटाइल को इन्वेंट किया। रेगुलर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल थे हमारे वही कॉटन वुल वगैरह, और टेक्निकल टेक्सटाइल हो गई ये सब। प्लस अगर आप देखोगे आपकी जो गाड़ी है उसकी जो सीट होती है वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल से बनी है। राइट, आप टेंट देखते हो, टेंट्स बनते हैं, या एस्ट्रोनॉट शूट, एग्जैक्टली जो स्पेसिफिक पर्पस होते हैं उनके लिए जो टेक्सटाइल यूज होता है वो होता है टेक्निकल टेक्सटाइल, और ये एक इमर्जिंग सेक्टर है। देखो आप खुद ही इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे रहे हो। राइट, तो इसको याद रखना। टेक्निकल टेक्सटाइल इंडिया के अंदर एक आगे जाके बहुत इमर्जिंग इंडस्ट्री है। कहीं पर भी आपको लिखना हो ना कि भाई इंडिया शुड फोकस ऑन विच काइंड ऑफ सेक्टर्स, कुछ सनराइज सेक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से टेक्निकल टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसपे इंडिया का फोकस होना चाहिए। ठीक है, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। राइट, चलो आगे देखते हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट पे एक सिंपल सा आपको डेटा मिला था। फूड सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब आप पढ़ोगे कि किस तरीके से ये सब काम करता है। पूरे के पूरे पीडीएस में हमेशा से इंडिया में एक चैलेंज रहा है, वो है लीकेजेस का। भाई खराब हो जाती हैं चीजें, करप्शन होता है। आपको एक डेटा मिला कि अब सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और लीकेजेस कम हो गई हैं, तो अगर आप आंसर में एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हो कि नाउ वी आर टेकिंग दी स्टेप्स एंड वी हैव सीन कि हमको कोई अच्छे हमको आउटकम्स देखने को मिले हैं, तो उस स्टेटमेंट को आप इस डेटा के साथ कॉम्प्लीमेंट कर देना, बस दैट इज इट। इतना इस डेटा को यूज करना, अपने डेटा सेट्स वाले नोट्स में इसको ऐड कर लेना, बस ठीक है। इतनी सी बात थी। राइट, अब एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को एग्रीकल्चर का फ्रेमवर्क याद है?
दिया था कि नहीं दिया था एग्रीकल्चर का फ्रेमवर्क, जिसमें हमने क्लासिफाई किया था कि कौन कौन सी मेजर डिमेंशन है, इनपुट्स होते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, क्रेडिट होता है, मार्केटिंग होता है, स्टोरेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स निकाली, हमें क्या करना है, इन स्कीम्स को बस उन फ्रेमवर्क्स में जाके अटैच करना है। अब एक बात देखो, सबसे पहले डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर था एक पार्ट, एग्री स्टैक, ये न्यूज आती है, ये आपको टर्म मिलती है, वहां पर ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्कीम देखो क्या है, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। क्या आप इसको, जो पूरा का पूरा आपका जीएम क्रॉप्स का डिबेट है कि आप किस तरीके से जो क्रॉप्स हैं उनको ज्यादा, इंडिया को फूड सिक्योरिटी तो हमने कर दे दिया था, पर अभी प्रॉब्लम क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, प्रोटीन वगैरह पूरा नहीं करते हम, राइट। तो ये वहां पर ऐड होगा। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी तो इसलिए ला रहे हैं ना, दो ही तो पर्पस है, कि एक तो वो रेजिलियंट हो जाए, प्लस हमारा जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, वो इंक्रीज हो जाए, पर साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर हो, राइट। यही है कि नहीं है, ये वहां पर ऐड होगा। उसके बाद देखो, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर को कॉम्प्लीमेंट करेगा, अलाइड सेक्टर होता है, डेयरी होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, तो एग्रीकल्चर को भी उठाना है, साथ में अलाइड सेक्टर्स को भी पिकअप करना है, तो ये वहां पर आ गया। उसके बाद देखो क्या है, एग्रीकल्चरल एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज, अगेन ये भी कहीं ना कहीं इनपुट का ही तो पार्ट है ना। अगर आप जो फार्मर्स हैं उनको ज्यादा अवेयर करोगे, उनको उनकी एजुकेशन को इंप्रूव करोगे, रिसर्च पे फोकस करोगे एग्रीकल्चर की, इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्री रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे फोकस करोगे तो अल्टीमेटली जो आपके इनपुट्स हैं वो इंप्रूव होंगे, आप अच्छे से इनपुट्स को यूज कर पाओगे, इरिगेशन हो गया, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन हो गया, ये सब बेटर होगा, राइट। उससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, हमने याद किया था ना, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस, ये सब हमने देखा था वे फॉरवर्ड में, एग्रीकल्चर 4.0, है ना, ये वहां पे ऐड हो गया। उसके बाद देखो लाइफ स्टॉक, अगेन जैसे हॉर्टिकल्चर था वैसे ही लाइफ स्टॉक है, एलाइड सेक्टर का पार्ट है, डेयरी सेक्टर का पार्ट है। फिर देखो उसके बाद क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र, अगेन रिसर्च का पार्ट हो गया। इस तरीके से आपको ये जो स्कीम्स आ रही हैं अपने फ्रेमवर्क में फिट करते चलनी है। दीज स्कीम्स आर अ पार्ट ऑफ द बिगर गेम। एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा गेम है भाई, आपको एग्रीकल्चर की पूरी जो वैल्यू चेन है उसे इंप्रूव करना है। फार्मर जब फील्ड में जाता है, जब वो अपना बीज बोता है, फिर इरिगेशन प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजर डालता है, उसके ऊपर उसके पास ट्रैक्टर कितना है, फार्म मैकेनाइजेशन कितनी है, उसके बाद फार्म के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी है, आजकल तो स्मार्ट फार्म्स की बात हो रही है कि फार्म्स में आप ड्रोन से फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो, है ना। वहां से सोचना शुरू करो, फार्मर के इनपुट्स को बिल्कुल बढ़िया कर दिया। अब वहां से फार्मर ने प्रोड्यूस तो कर दिया, प्रोड्यूस लेके वो मंडी गया, अब मंडी में जब वो पहुंचा तो वहां पर मंडी वाले कार्टेल बना के बैठे हुए हैं, उसको फेयर प्राइस नहीं दे रहे, वहां पर इश्यूज हैं, तो वहां पर इश्यू सॉल्व करे, है ना। उससे उसको बेटर प्राइस मिला तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। अब इस प्रोसेस के बीच में जो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, सब चीजें सही हो गई, पर आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, आपका प्रोड्यूस वेस्ट हो रहा है, तो वो भी सही नहीं है ना। तो आपने स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया, आपने कृषि रेल चलाई। इस तरीके से आप पूरा सोचो, एक फार्मर की जर्नी सोचो, इस तरीके से आप सोचोगे तो आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। या बेसिकली वी हैव टू कनेक्ट एवरी चीज, एवरीथिंग, करेक्ट करेक्ट। उसके बाद जब ये प्रोडक्शन होगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो इंडिया में हो गई, अब और सोचो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसी प्रोडक्शन को अब प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्री बना दो। फार्मर्स ने आपको प्रोड्यूस करके दे दिया, एग्रीकल्चर ने प्रोडक्शन दे दी, अब आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे अगर फोकस करोगे तो वो इस एग्रीकल्चर, मैंगो बनाया, मैंगो, मैंगो को आपने फूड प्रोसेस करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाकर उसकी आपने वो बना दी, आते हैं ना ड्राइड मैंगोज आते हैं, उसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से इकोनॉमी का पूरा लूप चला। तो ये समझना है आपको, पिक्चर एकदम दिमाग में इमेजिन करा करो, फार्मर पहले अपने खेत में, उसके बाद सामान लेके कृषि रेल के थ्रू पहुंचा मंडी में, मंडी में क्या प्रॉब्लम हुई, उसके बाद आपने वहां पर सॉल्व करने के लिए एपीएमसी बना दिया, है ना। उसके बाद वहां से घूमकर आपका जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में आया, फिर फूड इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आया, इसके साथ कनेक्ट करो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, तो इस तरीके से पूरा सर्कल इमेजिन करो, तब आप जाकर बढ़िया आंसर्स लिख पाओगे, और हर स्टेप पे प्रॉब्लम होगी और हर स्टेप पे आप सोल्यूशन ले रहे होगे, राइट। अब अगर फार्मर फील्ड के अंदर सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो सॉइल हेल्थ कार्ड यूज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, वहीं पे आई ना वो स्कीम। इसलिए हर पॉइंट पे जो प्रॉब्लम हो रही है फार्मर को, उसके बाद क्या होता है कि फार्मर्स की कभी कभी क्रॉप फसल खराब हो जाती है, तो आपके पास क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आ गई, सब कुछ हो रहा था बट डिजास्टर आ गया,
है कि नहीं? तो इसलिए क्रॉप इंश्योरेंस हो गया। दिस इज द एंटायर पॉइंट। प्लस फार्मर्स को एक इनिशियल सपोर्ट देने के लिए क्या करना है हमको, पीएम किसान योजना हमने चला दी कि भाई अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सपोर्ट करो। हीट वेव्स आई, राइट? आपने सुना होगा लोकस्ट अटैक हुआ था एक बार, सुना था? लोकस्ट, उसको हिंदी में टिड्डे कहते हैं, वो भी आया उसी से। आपको अपनी क्रॉप्स को रेजिलिएंट बनाना है। तो ये है, सारा चीजें ऐसे कनेक्ट होंगी। एक फार्मर की जर्नी को फील करोगे तो आंसर लिख पाओगे एग्रीकल्चर का। बताओ। उसके बाद देखो, छोटा सा टॉपिक है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, रील में भी समझाया था। आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट में नहीं जाना क्योंकि आप कोई सीए की तैयारी नहीं कर रहे हो। ये एग्जांपल लिखा है भाई, इसी का एक एग्जांपल है कि अगर एक शेयर है, एक कंपनी के 10 शेयर हैं, ठीक है, हर शेयर का प्राइस 10 रुपए है, तो मार्केट कैप उसका 100 रुपए हो गया। बस देखो, 120 मिलियन शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, तो 12,000 मिलियन उसका मार्केट कैप है। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है प्रीलिम्स के लिए, बस। इससे आगे मत पढ़ना भी, इसकी कोई जरूरत नहीं है उससे आगे आपको, बाई चांस ये लोग पागल हो जाएं और पूछ लें। बाकी हाँ, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। ये भी याद, ये रिपोर्ट्स पे एक जगह लिखते चलना जो जो आ रही हैं सारी, फिर अब प्रीलिम्स से पहले एक बार अच्छे से याद कर लेंगे। लाइक इंटरलिंकिंग यूज ऑफ आंसर्स, या क्या बताना है फिर से बताओ मंजोत? मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा देखो, अगर आपकी कंपनी का शेयर मार्केट में 100 रुपए का है, ठीक है, और आपने देखो वैसे क्या होता है ना, जब आप इक्विटी शेयर को लाते हो मार्केट में तो एक उसकी बुक वैल्यू होती है, पर उसके बाद मार्केट में वो अलग अलग रेट पे फ्लोट होता है। फॉर एग्जांपल आप सुनते हो ना, रिलायंस का शेयर अभी 100 रुपए का चल रहा है, फिर 200 का हो गया, फिर 300 का हो गया, इस तरीका भी होता है, गिर जाता है। तो इस तरीके से वो डिमांड और सप्लाई का फैक्टर है। न्यूज आती है, किस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिविटी होती है, उससे शेयर का मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको समझना है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है। अगर आपको प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आ जाए कि भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन इज व्हाट, इट इज द मल्टीप्लाई किसको करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट प्राइस। वो जो वैल्यू आती है दैट इज द मार्केट कैप ऑफ दैट शेयर। बस इतनी बात याद रखो। 100 शेयर्स हैं मार्केट में, मार्केट प्राइस अभी हर शेयर का 100 रुपए है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द मार्केट कैप। जैसे यहां पे क्या बोला हुआ है, 120 मिलियन शेयर्स हैं, 100 रुपीज का एक शेयर है, तो 12,000 मिलियन का मार्केट कैप है, बस दैट इज इट। इसकी बुक वैल्यू अलग होगी। बुक वैल्यू हो सकता है शेयर की जो उनकी बुक्स में वैल्यू है वो 100 रुपए का शेयर ना हो सकता है 10 रुपए का हो, तो वो बुक वैल्यू है। मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू। जो उनकी बैलेंस शीट में वैल्यू है दैट इज डिफरेंट, एंड जो मार्केट में वैल्यू है दैट इज डिफरेंट। हाँ जी युग, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई। बताओ, अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का। अभी कोई दिक्कत हुई अभी तक तो बताओ। बोलो बोलो। सुना है या बुक वैल्यू? व्हाट इज आईपी? आईपी से आपका क्या मतलब है? आईपी तो बहुत चीजें होती हैं। बुक वैल्यू को सर अपने इशू प्राइस, हाँ जी बोल सकते हैं। अब यार इसकी टेक्निकलिटीज में क्यों जा रहे हो भाई? तुम्हें क्या सीए के पेपर देने हैं? छोड़ो ना, इतनी मोटी बात समझो। इससे क्या होता है ना, एक बात का आंसर करने के लिए फिर एक टेक्निकल, मैं सोचता हूँ भाई जितना सिंपल हो सके उतने तरीके से बता दूं, क्योंकि एक बात बोलूंगा फिर मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा यार इनको ये बात इस तरीके से भी समझानी पड़ेगी, फिर वो एक के बाद एक लेयर खुलती जाती है। तो आपको बस प्रीलिम्स में क्या दिखेगा, आपको जैसे बीटा वाला क्वेश्चन आया था ना, कि बीटा ये क्या होता है, वैल्यू समथिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आपको प्रीलिम्स में सिंपल सी स्टेटमेंट मिलेगी, आपको देख के याद आ जाएगा हाँ हाँ ये यही बात थी, और उसके ऊपर नीचे जो ऑप्शन होंगे ना वो बिल्कुल ही बिना सर पैर के होंगे। तो अगर आपने इतनी बात भी पकड़ ली आप वहां पे आंसर मार्क कर दोगे। मेंस में इसका कोई काम है नहीं, बस उससे आगे क्या सोचना हमको। मार्केट वैल्यू भी एक भाई मार्केट वैल्यू ही तो फैक्ट, मतलब शेयर में आप जब पैसे लगाते हो तो जो शेयर का प्राइस चलता है, आप यही सोचते हो ना। अगर आपको लगता है भाई ये शेयर का प्राइस अंडर वैल्यूड है, ये आगे जाके बढ़ेगा, तो आप इन्वेस्ट करते हो। आज अगर आपको ये मैं बोल दूं कि एक शेयर का प्राइस 90 रुपए है मार्केट में, और भाई एक साल बाद वो 900 रुपए हो जाएगा, तो आप खरीदोगे ना जाके। अब ऐसे तो फिर अंडर वैल्यूएशन भी होता है, ओवर वैल्यूएशन भी होता है शेयर का, वो कैसे होता है, उसमें ग्रोथ और डिविडेंड का फॉर्मूला लगता है, वो सब थोड़ी ना पढ़ाना है, राइट? ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल था।
यार अपराजिता बिल जो आप ये बोल रहे हो ना, ये एक स्टेट गवर्नमेंट का बिल है, वेस्ट बंगाल का बिल है, उसकी डिटेल्स आपसे कोई नहीं पूछेगा। बिल किसके लिए है? विमेन के लिए है, बस एग्जाम्पल है, इतना याद रख लो, बस हो गया। उसको एक्सप्लेन करने से क्या मिलेगा मुझे आप बताओ? उसके प्रोविजंस में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं। अब कितनी पनिशमेंट है, कितने, आपने डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस कर दिया, लाइफ इंप्रिजनमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, ये सब बातें हैं बस, और क्या है? क्राइटेरिया को और ज्यादा, लाइक बेल प्रोविजंस डिफिकल्ट कर दिए, दैट इज इट। अगर आप वुमेन इशू पे आंसर लिख रहे हो और आप बता रहे हो कि अलग अलग स्टेट्स एफर्ट्स कर रही हैं, उसमें आप एग्जांपल की तरह यूज करोगे बस। अल्टीमेटली जो आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो ना, मैं फिर वही बोलता हूं, आप इंफॉर्मेशन को पढ़ो ये सोच के कि इसका यूज कैसे करेंगे, बस। अगर जितना यूज है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है जी। चलो अब आगे देखते हैं। अब आईआर पे चलते हैं। इस बार आईआर पे अच्छी खासी न्यूज थी और उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे भी, और फिर मैपिंग करेंगे। मैपिंग मैपिंग में बहुत मजा आता है। ठीक है, चलो देखो। अफ्रीका के अंदर ब्रेक, अरे दीक्षा क्या हो गया, ब्रेक तो चाहिए अभी, अभी तो चल जाएगा काम, खत्म भी तो करना है लेक्चर। एक बार फटाफट आईआर कवर करते हैं। इन्वायरमेंट और सोशल इशू साइंस टेक पे कुछ है ही नहीं, साइंस टेक की तो कोई न्यूज ही नहीं है इस बार, वो फटाफट हो जाएगा। आईआर देखो, फिर मैपिंग करेंगे। मैपिंग में ब्रेक ही होता है, मैपिंग। ठीक है, देखो, चाइना अफ्रीका फोरम ये हो रहा है। इस पे देखो बात क्या होती है, सिंपल सी। चाइनीज लोग, अफ्रीका, अफ्रीका इज अ लैंड ऑफ फ्यूचर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोल दिया, वहां रिसोर्सेज है, मार्केट है। एक दो ही चीजें हैं, एक तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, और एक बहुत बड़ी मार्केट है। शायद जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया था ना, वो आज के टाइम पे अफ्रीका है। ठीक है, सब लोग चाह रहे हैं उसको एक्सप्लॉइट करना, चाइना भी चाह रहा है। अब हमको भी उनके साथ एक रिलेशन मेंटेन करके रखना है, तो उसी के लिए इंडिया को कुछ लेसन्स, जो एडिटोरियल आया था वो ये बताता था कि इंडिया को क्या लेसन्स देखने चाहिए टू मैनेज अफ्रीका। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यही था कि भाई इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, आप भाई क्या करो ना, अफ्रीका की जो बिजनेसेस हैं उनकी इकोनॉमी को ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ अलाइन कराओ, तो आप भी उसका एक क्रिटिकल कंपोनेंट बन जाओगे बेसिकली। इतनी डिपेंडेंसीज क्रिएट करो, इतना ज्यादा उनको, लाइक हेल्प बोलेंगे या ये बोलेंगे कि आप उनको एक तरीके से इंटीग्रेट कराने में मदद करोगे, क्या आप उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाओगे। कोई भी आकर आपको हटा नहीं सकता वहां से। उसके बाद आप उनको फाइनेंस प्रोवाइड करो, एक अच्छे तरीके से क्रेडिट लाइन इशू करो। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी की हमने डिस्कस किया था, आप लोगों ने कमेंट्स भी किया था रील में कि ये होता क्या है, कि जब गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों तरह के इंटरेक्शन चलते हैं। उसके बाद इंडिया अफ्रीका फोरम समिट भी है भाई, इसको रिवाइव करो, इसकी मीटिंग ही नहीं करते हो आप, तो अपना एंगेजमेंट भी अफ्रीका के साथ बनाना शुरू करो। ठीक है, और साथ ही में इंडिया ने जो अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ना, यूपीआई वगैरह, उसको अफ्रीका में जाके इंप्लीमेंट करो। अगेन अपने ऊपर एक डिपेंडेंसी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अपनी टेक्नोलॉजीज के ऊपर ना उनकी डिपेंडेंसीज क्रिएट करो, ताकि कोई भी आकर, चाइना कल को आके आपको अफ्रीका से ना निकाल पाए, बस। ठीक है, सिंपल है। हाँ, वो तो अलग चीज है यार दीक्षा, वो तो डंपिंग वाला कॉन्सेप्ट अलग है। एक्सट्रैक्ट करना है आता ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस एंड, या एग्जैक्टली और यार इंडिया का एक्सप्लॉइट करने का कभी ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, वो हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हम अफ्रीकन कंट्रीज को ये रियलाइज करा पाए कि भाई देखो, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप ग्रो करो और साथ में हम भी ग्रो करेंगे। हमारा इंडिया का पर्सपेक्टिव यही होता है, जो सबका साथ सबका विकास है ना भाई, वो ग्लोबली भी हम अप्लाई कर रहे हैं अफ्रीकन इकोनॉमीज को। हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, आपको यही बोलना है, ये नहीं बोलना कि हम भी चाहते हैं भाई रिसोर्स निकाल के आ जाएं जो चाइना सोचता है। हमारा पर्सपेक्टिव ये है दैट वी हेल्प द अफ्रीकन इकोनॉमीज टू ग्रो, एंड उनकी ग्रोथ के साथ हमारी भी ग्रोथ हो, बस। अगर वो लोग, उनकी इकोनॉमी बूस्ट करती है, वहां पे मार्केट इंप्रूव करती है, वहां पे इनकम लेवल्स राइज करते हैं, तो इंडियन प्रोडक्ट्स हम वहां पे एक्सपोर्ट करें। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तभी तो हम विश्व मित्र बनना चाहते हैं। अब देखो, दूसरी जो एक थीम चल रही है आजकल, इंडिया के नेबरहुड में बिल्कुल कलेश मचा हुआ है भाई, हमारे तो आसपास जहां देख लो अलग ही तरह की भसड़ है। बांग्लादेश में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नीचे श्रीलंका, नेपाल, हर जगह इशू है, यही है। अच्छा, इसके लिए एक आपको एडिटोरियल मिला था कि हमको नेबरहुड में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अफ्रीका की स्ट्रैटेजी देख ली, अब हमको स्ट्रैटेजी देखनी है नेबरहुड में। भाई नेबरहुड में हमें बनना है बिग बॉस, हम है लीडर, हमें बिग ब्रदर। मैंने बिग बॉस बोला, एक्चुअली बिग ब्रदर इज अ बेटर टर्म। हमको सबका बड़ा भाई बन के चलना है। वो अलग बात है कि एक यहाँ पर दो नालायक ऐसे हैं जो भाई बनने लायक ही नहीं है, बट ठीक है, हमको तो यहाँ पे अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश करनी है।
उसी के साथ में हमको जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है जैसे सार्क, बिम्स्टेक, इन पे कोलैबोरेट करना है। अल्टीमेटली जो एक्चुअल लोगों के इशू हैं उन पे फोकस करना है, पॉवर्टी, जॉबलेसनेस, इन सब पे फोकस करना है। ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे जब हमारी ऑपोजिशन पार्टीज करती हैं तो दिक्कत होती है, पर हम खुद ये बोलते हैं कि जो दूसरी हमारी नेबरहुड कंट्रीज हैं उनमें जो ऑपोजिशन है ना, उनके साथ भी एंगेज करके रखो, क्योंकि हो सकता है कल को वही पावर में आए। राइट? अब सोचा आपने कि हमारी भी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो चाइनीज वगैरह उनसे क्यों मिलते हैं? ये स्ट्रैटेजी होती है इंटरनेशनल रिलेशन में। फिर क्योंकि जो पूरा का पूरा ये जो साउथ एशियन रीजन है, ठीक है, जो सब कॉन्टिनेंट है, वो रिलीजियसली बहुत डाइवर्स है। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी को मैनेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में याद मतलब रखनी है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको अडॉप्ट करनी है एज फार एज योर नेबरहुड इज कंसर्न्ड। ठीक है जी, कैन वी यूज, बिल्कुल यूज करो यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करने, विश्वामित्र जैसे ये। ठीक है, अब अफ्रीका की स्ट्रैटेजी समझ आती है, नेबरहुड की समझ आती है। अब बात करते हैं हम कि भाई इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, ये एक और थीम है। अफ्रीका की थीम देखी, नेबरहुड की थीम देखी, अब क्या है? देखो, ग्लोबली बहुत सारी नेगोशिएशंस चलती हैं, ट्रेड के ऊपर नेगोशिएशंस होती हैं, क्लाइमेट के ऊपर नेगोशिएशंस होती हैं। आप देखते हो ना, क्लाइमेट समिट्स होते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि भाई जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, आइलैंड नेशंस हैं, वो बेचारे वो तो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। ट्रेड में हम बात करते हैं कि ये जो चाइना जैसी कंट्रीज हैं, ये डंपिंग ड्यूटीज हमने देखा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं पूरे ग्लोब में। तो ग्लोबली हम बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं में से एक इशू है एआई। एआई पे भी बात चल रही है, आपने देखा होगा ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हुआ, G20 में भी बात हुई एआई के ऊपर। ग्लोबली किसी भी इशू पे अगर बातचीत चल रही है तो ग्लोबल साउथ बैठा है, उनको अपनी बात रखनी है। इंडिया क्या कर रहा है, वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है। हमको पूरी बात को, ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है उसको दुनिया के सामने जाके रखना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं। ठीक है, अब एआई पे अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली ये पिलर्स हैं। अगर इंडिया ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है एआई टॉक्स में तो इस पिलर्स पर ध्यान देगा। सिमिलरली अगर वो क्लाइमेट टॉक्स पे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो बात करेगा कि भाई लॉस एंड डैमेज फंड होना चाहिए, एक उसके अंदर भी इंक्लूसिव और इक्विटेबल अप्रोच होनी चाहिए। जो डेवलप्ड नेशंस है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करना चाहिए कि भाई तुमने इतना क्लाइमेट चेंज कर दिया, इतना एमिशंस कर दिए, अब हम सफर कर रहे हैं। तो हर जो डिबेट इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, इंडिया इज अ स्पोक्स पर्सन फॉर द ग्लोबल साउथ। अब इंडिया क्या बातें बोलेगा वो पिलर्स होंगे। क्लाइमेट के अलग हैं, एआई के अलग हैं, ट्रेड के अलग हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये बात समझ आई? अगर आप अब दुनिया को देखोगे ना, इसलिए मैंने एक ब्लैंक मैप यहां पे छोड़ा था। आज के टाइम पे अगर आप वर्ल्ड को देखो, आपको ये नहीं लगता कि अगर आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वाले जब बैठ के फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या सोच रहे हैं? वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेट क्राइसिस है कि नहीं है? पहले आप बता दो, है कि नहीं? इट इज अ यस या नो, अब आपको बताना है। क्लाइमेट क्राइसिस है? अच्छा, यस। कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस है क्या? पूरा वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के अराउंड ग्रिप कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन यहां पे कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है? अफ्रीका में सिविल वॉर्स हो रही हैं, दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दो बातें आप अग्री करोगे? अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इनवर्ड इकोनॉमीज बनती जा रही हैं, मल्टीलेटरलिज्म का डिक्लाइन हो रहा है? सब लोग अब बहुत ज्यादा इंटरनल फोकस कर रहे हैं। चाइना ऐसा कर रहा है, ऊपर वहां यहाँ पे यूएस ऐसा कर रहा है। इंटरनल फोकस बहुत ज्यादा हो गया है, मल्टीलेटरलिज्म किल हो रहा है, ऐसे हम बोलते हैं। अच्छा, उसी के साथ में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इरोड हो रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इनकी जो इफेक्टिवनेस है, डब्ल्यूटीओ, कम होती जा रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा, एक और थीम समझो, जो ओशंस हैं, क्या वो, अब जो ओशंस हैं वो सेंटर पॉइंट नहीं बनते जा रहे हैं डिस्कशन का? जहां पे पैसिफिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन रीजन हो गया, क्या ये अब चोक पॉइंट्स, मतलब ओशंस, क्या आपको नहीं लगता मैरीटाइम डिप्लोमेसी इज द फ्यूचर नाउ? सारा का सारा फोकस वहां पे शिफ्ट हो रहा है। क्वाड क्वाड जो हो रहा है वो इसीलिए तो हो रहा है। साउथ चाइना सी का इशू देख लो आप, ओशंस के कंट्रोल के लिए ही तो है कि नहीं? अच्छा, उसके साथ में क्या रिसोर्सेज के ऊपर जो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, रिसोर्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? रिसोर्सेज, अब हमें उसकी वैल्यू समझ आ रही है। वेनेजुएला का क्राइसिस देखो, अफ्रीका के अंदर एक्सप्लॉइटेशन देखो, कहीं ना कहीं तो अगर आप ध्यान दोगे तो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट भी वहीं से आता है।
इसराइल और जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है वो भी रिसोर्सेज पे ही है। अल्टीमेटली तो रिसोर्स का एक्सेस चाहिए ना, है कि नहीं? अगर आप कभी खाली बैठो ना तो वर्ल्ड को इस तरह से सोचना कि यार इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी इन सारे पिलर्स को देख के बनानी है। ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स दुनिया में हो रहे हैं और हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वी हैव टू नेविगेट थ्रू दीज इश्यूज। इतने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में जहां इतने सारे इशू हैं, राइट? हमारा अपना नेबरहुड बिल्कुल क्राइसिस में है। और एक बात ये याद रखना भाई, मतलब अगर आपका नेबरहुड स्टेबल नहीं है ना तो आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम होंगी। इट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट हैव अ स्टेबल नेबरहुड, और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वो है, राइट? तो ये हमारे एडवर्सरी, हमारे जो एडवर्सरी है, मेन एडवर्सरी है, वही हमारे सर पे बैठे हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान दोनों ही यहीं पे हैं। तो ये सारा का सारा इशू, इन सारे एरियाज के अंदर हमको ऑपरेट करना है, हमको लीडर भी बनना है, हमको अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को भी इंश्योर करना है, हमको सबको साथ लेके भी चलना है, राइट? दिस इज हाउ यू लुक एट द थिंग। जब आप इस तरीके से अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करोगे तो बढ़िया आंसर्स लिख पाओगे। आई बात समझ? तो याद रखना, जब पूरा करंट अफेयर्स पढ़ते हो देखना, एक बार कंसोलिडेट करना कि चल क्या रहा है भाई, ठीक है? राइट, चलो। और उसके बाद देखो, ये जो आइलैंड नेशन है, इन बेचारों की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। ये तो डूब ही जाएंगे कुछ सालों में, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। डिजास्टर्स आ रहे हैं, वो भी तो एक पॉइंट है। आप देखो हर जगह डिजास्टर आ रहे हैं। अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने वाइल्ड फायर्स देखी होंगी, हुई थी एक बार, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसमें ये पोलर वर्टेक्स वगैरह, ये हीट वेव्स यहाँ पर भी आने लग गई हैं। डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। इंडिया के अंदर आप देखो साइक्लोन्स का कितना, फ्लड्स आ रही हैं, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं। मतलब क्या क्राइसिस है दुनिया के अंदर। अफ्रीका के अंदर आप देखोगे डिजीजेस हो रहे हैं। तो this is the kind of world you are living in, and your foreign policy has to be made in accordance with all of this, keeping in mind all these factors, right? आई बात समझ? चलो, अब देखो ये छोटी सी एक न्यूज आई थी, इंडिया यू की मिलिट्री पर्सनल्स की क्राइसिस थी, तो मैंने आपको बताया था। कोई भी भाई बाइलेटरल कंट्री पे आंसर लिख रहे हो ना, ये पकड़ लो। ट्रेड होगा उसके साथ, इन्वायरमेंट पे नेगोशिएशन हो रही होगी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे या तो कोई बात हो रही होगी, जैसे रशिया के साथ है हमारी, फ्रांस के साथ है। मल्टीलेटरली हम, जैसे इंडिया रशिया साथ में एससीओ में भी तो एंगेज करते हैं, इंडिया ब्राजील ब्रिक्स में करते हैं। हम आपस में किसी एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन का पार्ट होते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज, जैसे अफ्रीका की कंट्रीज के साथ हम कोई ना कोई रिसोर्स शेयर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से कितनी रिसोर्स आती है आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में एक तरह का कोल आता है, कोई बताएगा कौन सा कोल आता है? देर आर टू टाइप्स। ना दिया, नो। उसको क्या बोलते हैं? कोकिंग कोल। नॉन कोकिंग और कोकिंग होता है कि नहीं होता? या वो हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी पे बात होती है, आपने देखा होगा राफेल वाले इशू में यही तो था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नो हाउस डेवलपमेंट। कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जैसे भूटान वगैरह हो गया, श्रीलंका, नेपाल, हम डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो डेवलपमेंट डिप्लोमेसी होती है। कल्चरल तो होती है, पीपल टू पीपल टाइज होते हैं। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको आंसर लिखने को मिल गया भाई, बस आपके पास एक फ्रेमवर्क है, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना और आंसर करते चलना, ठीक है? आई बात समझ? इसको याद करने का तरीका, दिल्ली मेट्रो के अंदर टेड टॉक देख लो और टी के नीचे ये टू लगा दो, ये निमोनिक है, याद हो जाएगा, ठीक है जी? इंडिया ब्रुनाई अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे, मैंने बताया था यूएन क्लॉज इसके बारे में। और ये जो देखो जोनिंग होती है, ये आपके ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में आप पढ़ते हो, इसको पढ़ लेना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने मैप यहाँ पे दे दिया है, ये मेरे को मिल गया था एक इन्फोग्राफिक, इसको देख लेना, ये छोटी सी चीज है। और बांग्लादेश में तीस्ता वाटर का जो इशू है, अगेन छोटा सा पॉइंट, आपके पास बांग्लादेश का फ्रेमवर्क होगा, मैंने बना के दिया हुआ है पहले, उसमें इस पॉइंट को भी लिख लेना, बस सिंपल, ठीक है? आई बात समझ? यस या नो? बस एक थिएटर कमांड का इशू रह गया, फिर आगे चलते हैं मैपिंग के ऊपर, ठीक है? थिएटर कमांड देखो क्या होता है। थिएटर कमांड क्या होता है? अभी क्या है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलग अलग कमांड है, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप देखोगे 17 कमांड्स हैं टोटल अभी, जिसमें से 7 आर्मी के हैं, 7 एयरफोर्स के और 3 नेवी के। अगर आपको, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? अगर अटैक होता है तो वो आर्मी पे थोड़ा ना होता है, या नेवी पे होता है, या एयरफोर्स पे होता है, अटैक तो पूरी कंट्री पे होता है।
तो जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो भी तो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए ना। तो कोऑर्डिनेशन इज द गोल ऑफ थिएटर कमांड, कि अलग अलग जो हमारे आर्म फोर्सेस के विंग हैं वो एक साथ आपको कोऑर्डिनेटेड अप्रोच फॉलो कर सके, इसलिए थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट आता है। और इसी कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए थिएटर कमांड के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन क्रिएट करी थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी क्या कर रहे थे? क्या वो एयरफोर्स और आर्मी और नेवी को क्या वो मिलिट्री कमांड्स दे रहे थे? नहीं, वो बस कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और डिफेंस मिनिस्टर को क्या कह रहे थे? रिकमेंडेशंस दे रहे थे। एडवाइजरी रोल था और एक सेंटर पॉइंट थे डिस्कशन के। ठीक है, ये बात समझ आती है? थिएटर कमांड भी यही करता है। थिएटर कमांड में आप क्या बोलोगे कि भाई हम जयपुर में एक थिएटर कमांड बना देंगे कि जो पाकिस्तान से अगर कोई भी तरह का ऑफेंसिव होता है तो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की जो रिसोर्सेज हैं वो एक साथ रेडी हैं रिस्पॉन्स देने के लिए। इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, तीनों की रिसोर्सेज को सिनर्जी के साथ क्लब करना, बस ये ऑब्जेक्टिव है थिएटर कमांड का। आई बात समझ के नहीं आई? इसी को आपको दिमाग में लेके चलना है कि थिएटर कमांड सिक्योरिटी इश्यूज में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। वैसे इस इंफोग्राफिक में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अब आप क्या करोगे? ये तो हो गया रीजन स्पेसिफिक थिएटर कमांड। कभी कभी इशू बेस्ड भी हो सकता है, जैसे साइबर कमांड हो सकता है। अगर साइबर थ्रेट है उसको मैनेज करने के लिए तीनों आर्म फोर्सेस अगर अपनी रिसोर्सेस को क्लब करती हैं तो आपने एक साइबर सिक्योरिटी के लिए कमांड बना दिया। ठीक है, वो भी बना सकते हो स्पेसिफिक कमांड। तो थिएटर कमांड का पूरा लॉजिक ही यहां से आता है, कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेट करना है, रिसोर्सेज को एक साथ यूज करना है। राइट? ठीक है जी, आई बात समझ? कोई इसमें डाउट है तो बताओ। क्रक्स समझ आया इस बात का कि क्या है थिएटर कमांड? अभी अलग अलग कमांड्स हैं, इंडिविजुअल कमांड्स हैं, आगे चल के हमको कंबाइंड कमांड्स बनानी है। थिएटर कमांड एयरफोर्स, नेवी और आर्मी मिलकर काम करेंगे। ठीक है जी, चलो। मणिपुर का इशू न्यूज में फिर से आ गया है। वैसे ये पुराना इशू है, इसलिए फ्रेमवर्क बना के दे दिया है। सारा इंफॉर्मेशन मणिपुर के इशू के ऊपर यहां पर लिखा है, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए। अब आगे कोई भी डेवलपमेंट हो यहीं पे ऐड कर देना। ठीक है, और इसको फिर और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनफ इंफॉर्मेशन है। कुछ भी नया आता है सिर्फ यहीं ऐड करेंगे और उससे आगे नहीं देखेंगे। ठीक है जी, राइट? बोल दो यस या नो। चलो, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल प्रीलिम्स बूस्टर में आपको दो चीजें पढ़नी है। डीएसी के बारे में पढ़ लेना, जो आप डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हो उसको डीएसी मैनेज करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। प्रीलिम्स के लिए बॉडी है, मेंस के लिए कोई काम की चीज नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा। सारा का सारा जो स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सब चीजें हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट दिख जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई होती क्या है डीएसी। उसके बाद सिमिलरली आईसीजे और आईसीसी, ये दो बार न्यूज में आ चुका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। ये यूएन का पार्ट है, सबसे पहले तो यही दिमाग में बना लो, आईसीजे यूएन का पार्ट। और भाई आईसीसी यूएन का पार्ट नहीं है। आईसीजे क्या होता है? ये पूरी की पूरी कंट्रीज, लाइक इस तरीके से नहीं कि किसी इंडिविजुअल के ऊपर अपनी इंक्वायरी करेगा। आईसीसी इंडिविजुअल पे फोकस करता है और ये किस पे करता है? यूएन मेंबर स्टेट्स, पूरी की पूरी कंट्रीज के ऊपर। इसकी अपील नहीं होती, इसकी अपील्स होती हैं। अब आपने याद होगा जो नेतन्याहू है, हमास के लीडर हैं, इनके ऊपर भी न्यूज आई थी कि आईसीसी ने इनको समन किया है। सिमिलरली अब प्यूटिन के लिए आया कि भाई प्यूटिन को अरेस्ट कर लो, मंगोलिया का बोला। ठीक है, अरे ये क्यों हट गया? ठीक है, ये देखो, राइट? तो इसीलिए अगर आप देखो इंडिविजुअल स्पेसिफिक बात हुई है तो आईसीसी का मेंशन आएगा। प्रीलिम्स में आपको, अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिख गया, आपको याद है वैसे क्वेश्चंस आते हैं, दो स्टेटमेंट्स होती हैं, रिवर्स कर देते हैं चीजों को। आपको ये तुक्काबाजी में सिखाते हैं कि भाई अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये लोग क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को रिवर्स कर देंगे, आईसीजे में आईसीसी लिख देंगे और आईसीसी में आईसीजे लिख देंगे। है कि नहीं? क्या आपको नहीं लगता है यहां से वो क्वेश्चन बन सकता है? यस या नो? बस तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो। ये थे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो डिस्कस कर लिए हैं। कुछ अगर रिपीट होगा तो अगले हफ्ते देखेंगे। अब हम मैपिंग करेंगे, 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैपिंग स्टार्ट करते हैं। मैपिंग में आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई। आपको एक बात बताओ शुरू करने से पहले, क्या आपको लगता है कि आप अफ्रीका की 54 कंट्रीज बाय नेम याद कर सकते हो एंड लोकेशन? यस या नो? नहीं बनेगी कंट्रीज की भाई, 54 कंट्रीज हैं, लोकेशन वाइज, नाम वाइज याद हो सकती हैं। और अगर करा दी तो बताओ आएगा मजा कि नहीं आएगा?
आज आपको सारी अफ्रीका की कंट्री याद कराएंगे। अफ्रीका इतना न्यूज में है, कभी सूडान का रीजन न्यूज में आ जाता है, कभी इथियोपिया का आ जाता है, कभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एमपॉक्स आ गया। अगर आपको एक कंट्रीज एक बार में याद हो गई ना, फिर आपके लिए मैपिंग इतना आसान हो जाएगा अफ्रीका का, और हर बार क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, हर बार। तो भाई आज हम अफ्रीका की सारी कंट्रीज याद करेंगे, ठीक है। 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2-3 मिनट का ब्रेक है, कहीं जाना मत भाई, ठीक है, पानी वानी पी लो। हाँ जी, करें स्टार्ट मैपिंग को। अब देखो, आज आप जाओगे तो अफ्रीका की सारी कंट्रीज याद करके जाओगे, ठीक है जी। चलो, बहुत मजा आएगा, बस साथ बने रहना। देखो, अफ्रीका का जो रीजन है, ठीक है, वो क्या करता है, 4 वाटर बॉडीज हैं। ऊपर आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये बात मालूम है, और यस या नो लिखते रहना है अब, ठीक है। ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, यहां पर क्या है, रेड सी, ठीक है। इधर इंडियन ओशन रीजन है, और यहां पर अटलांटिक ओशन है। ये बात समझ आती है कि नहीं आती? आती है, ठीक है। अब देखो, हम कैसे याद करेंगे? पहले हमको याद करनी है कुछ अफ्रीका की जो आइलैंड नेशंस हैं, वो याद करने हैं। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, अटलांटिक ओशन से जो बॉर्डर कर रही है कंट्रीज वो, फिर जो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर कर रही हैं, फिर जो रेड सी से कर रही हैं, उसके बाद जो इंडियन ओशन से कर रही हैं, और छठी कैटेगरी जो लैंडलॉक्ड है। अगर हमने ये याद कर लिया तो अल्टीमेटली सारी याद हो जाएंगी। यस या नो? ये हमारी अप्रोच होगी, 6 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, पहले आपको 4 पिलर्स याद करने हैं। 4 पिलर्स को अलग से याद रखना है, वो क्या है? देखो, 4 कॉर्नर्स हैं अफ्रीका के। यहां टॉप पे है मोरक्को, ये मेडिटेरेनियन सी से भी है और अटलांटिक से भी है, ये याद हो जाएगा। पहले बस इसको याद करो, मोरक्को। यहां पर आपका इजिप्ट है, मेडिटेरेनियन सी से भी है, नीचे रेड सी से भी है। दूसरा हो गया इजिप्ट। यहां भैया सोमालिया है। देखो, सोमालिया में ये छोटा सा रीजन देख रहे हो, ये वाला, दिस रीजन, ये जो मैप है, यहां पे मेरा कर्सर है, दिस इज सोमालिया लैंड। अब ये इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, हम इसको सोमालिया बोल के चलेंगे। ये सोमालिया लैंड है, ये सोमालिया है। अच्छा, ये यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन से भी है, और यहाँ पर ये रेड सी ऑफ गल्फ ऑफ एडन से भी है। और नीचे भैया ये साउथ अफ्रीका है।
जो यहां पर अटलांटिक से भी है और इस तरफ इंडियन ओशन रीजन से भी है। ये 4 कंट्री पहले बताओ, याद हो गई? 4 कॉर्नर्स, मोरक्को, इजिप्ट, सोमालिया, नीचे साउथ अफ्रीका। ठीक है, यस या नो? यस या नो लिख दो। ठीक है, अब एक बात सुनो मेरी, पहले आइलैंड नेशंस की बात करते हैं। आइलैंड नेशंस में मैं आपको कहानी बताऊंगा दो भाइयों की। दो भाई कौन से हैं? काबो और साओ। कौन है भाई? काबो और साओ, या साओ और काबो बोल दो। साओ और काबो भाई हैं जो अटलांटिक ओशन में रहते हैं। ये देखो, साओ, साओ, और भाई कोई भी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाए तो चलना, हमारा काम है याद करना कैसी भी हो जाए। साओ टोमो, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, और साथ में कैबो, काबो, कुछ भी बोल दो वर्ड है। ये दो भाई हैं, साओ और काबो। ये अपनी एमएससी करने मेडगास्कर जाते हैं। क्या करने मेडगास्कर जाते हैं? एमएससी। मेडगास्कर तीन तीन छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, मॉरिशस, सेशल्स और कोमोरोस। एमएससी। काओ और देखो, काबो और साओ कहां जाते हैं एमएससी करने? मेडगास्कर। लिख लेना इसको, निमोनिक को। जो आपके आइलैंड नेशन है, याद हो गए। दो भाई हैं, अटलांटिक ओशन में है, एमएससी करने कहां जाते हैं? मेडगास्कर। याद हुआ नहीं हुआ? साओ, काबो, मॉरिशियस, सेशल्स, कोमोरोस एंड मेडगास्कर। हो गया याद? यस या नो? दो भाइयों की स्टोरी, दिमाग में कोई भी दो इंसान ले आओ अपने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम बात करेंगे पहले इसकी। देखो, अटलांटिक ओशन को भी छोड़ दो, अटलांटिक ओशन की बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसको अभी बाद में याद करते हैं। अब हम बात करेंगे मेडिटेरेनियन की, रेड सी की और इंडियन ओशन रीजन की। एक साथ बात करेंगे, 3 निमोनिक हैं। मेडिटेरेनियन सी में पंगे मत ले भाई, मेडिटेरेनियन सी से पंगे मत ले, मत ले। देखो, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट। इजिप्ट और मोरक्को तो कॉमन है, कॉर्नर पॉइंट्स थे, बीच में क्या आ गया? एटीएल। मत ले, मेडिटेरेनियन से पंगे मत ले। MATLE, मत ले, याद रहेगा? मत ले, पंगे मत ले। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट। यस या नो? यस या नो? बहुत बढ़िया। अब देखो, क्या है ना यार, रेड सी में सब सेड है, सैड नहीं, सेड, SED, सुदान। अब एक बात पे फोकस करूंगा, याद रखना, इथियोपिया नहीं, एड्रिया। देखो, इथियोपिया नहीं बॉर्डर शेयर करता है रेड सी के साथ, ये है इथियोपिया जहां अफार हॉटस्पॉट है। जो ज्योग्राफी वाली बातें हैं वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ कंट्री के नाम पे फोकस करना। इथियोपिया नहीं, अर्ट्रिया। सब लोग कौन है रेड सी में? सेड है, SED। बहुत वहां पे प्रॉब्लम चल रही है ना, सब सैड नहीं सेड है। सुदान, अर्ट्रिया, और नीचे कौन है भाई? जबूती, डी, जबूती। छोटा सा है ये, देखो जरा सा। हुआ याद नहीं हुआ? इजिप्ट तो था ही, कॉमन था इजिप्ट, वो तो हमने मतलब में पढ़ लिया। बाकी 3 कंट्रीज कौन है? सैड कौन है? सुदान, अर्ट्रिया और जबूती। रेड सी याद हुआ? यस या नो? बोलो बोलो। यस। चलो, अब हम बात करते हैं इंडियन ओशन वाले रीजन की, जो कि आपका ये हो गया एक तरीके से ईस्ट कोस्ट हो गया अफ्रीका का। अगर मेरा ना बड़ा मन है, क्या मन है मेरा? सोमालिया से साउथ अफ्रीका। कैन यू प्लीज गो अ बिट स्लो? ओके ओके ओके, आई विल बी अ लिटिल स्लो। ठीक है, मेरा बहुत मन है किस चीज का? सोमालिया से साउथ अफ्रीका केटीएम पे बाइक राइड करने का। आपको मालूम है केटीएम एक बाइक होती है? जिसको नहीं मालूम गूगल करके देखना, केटीएम एक बड़ी अच्छी बाइक होती है। तो मेरा मन है सोमालिया से साउथ अफ्रीका बाइक राइड करने का। कौन सी केटीएम? सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजम्बिक, एंड हम पहुंच गए कहां? साउथ अफ्रीका। 3 निमोनिक्स बने, याद रखना। केटीएम फ्रॉम S to S, मेडिटेरेनियन से मत ले पंगे, मत ले। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट। ठीक है जी। रेड सी में सब सेड हैं, SED, सुदान, अर्ट्रिया, जबूती। और आपको सोमालिया से साउथ अफ्रीका केटीएम की बाइक राइड करनी है। कीनिया, तंजानिया, मोजम्बिक। याद हुई नहीं हुई?
बताओ, हमको 4 कैटेगरी याद हो गई हैं। साओ, देखो साओ और काबो भाई थे, एमएससी कर रहे थे मेडागास्कर में, आइलैंड नेशंस याद हो गए। रेड सी, मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन रीजन के पास की जो कंट्रीज हैं ईस्ट कोस्ट वाली, वो याद हो गई। 4 कैटेगरी याद हो गई हैं 6 में से, यस या नो? और अभी याद होंगी जब हम मैपिंग करेंगे। अब मैप देख रहे हो? चलो अब आंसर करना शुरू करना है आपको, राइट? देखो, मोरक्को, इजिप्ट, उसके साथ में सोमालिया और साउथ अफ्रीका तो मैंने मार्क कर ही रखे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी दोबारा बता दो। आइलैंड भाई, 2 भाई हैं, 2 भाई कौन है? साओ और दूसरा भाई काबो, दोनों के दोनों एमएससी। एमएससी कहां से कर रहे हैं? मॉरिशियस, सेशल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर से। 2 भाई हैं, दिमाग में इमेजिन करो, 2 भाई हैं, एमएससी करने गए हैं अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन रीजन में, और मेडागास्कर में उनका कॉलेज है। बस 4-5 बार रिवाइज करोगे ना, ये दिमाग में बैठ जाएंगी। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तंजानिया का नंबर बताओ मुझे, तंजानिया, तंजानिया कहां पर है? चलो 5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बात बताओ, लिबिया बता दो, लिबिया। मत ले, मत ले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जबूती कहां पर है? जबूती, सेड, सुदान, अर्ट्रिया, जबूती। ना ना, गलत कर दिया, गए देखो, फैल गए सब। जबूती, जबूती, एक्स भाई, एक्स एक्स एक्स, 1 नहीं, क्रॉस एक्स एक्स एक्स, राइट राइट राइट, या ये तो अर्ट्रिया है, अर्ट्रिया। सेड, सुदान, अर्ट्रिया, जबूती। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कीनिया कहाँ है? कीनिया, केटीएम पे मेरे को गाड़ी चलानी है, एक बाइक चलानी है, केटीएम, केटीएम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे को एक बात बताओ, मोरक्को की, ठीक है, राइट साइड में जो कंट्री है ए, वो कौन सी है? लिख के बताओ, लिख के बताओ इस कंट्री का नाम। अल्जीरिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक बार मोजम्बिक और बता दो, बस मोजम्बिक। पी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है, हो गया याद ये, इस तरीके से मेरे को लगता है। हुआ याद, नहीं हुआ? केटीएम, देखो, केटीएम, सोमालिया से साउथ अफ्रीका, केटीएम। रेड सी में सब है, सेड, सुदान, अर्ट्रिया, जबूती, ठीक है। उसके साथ मत ले पंगे, किसके साथ? मेडिटेरेनियन के साथ, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट। हो गई याद? चलो अब देखो, और हमने आइलैंड नेशंस भी देख लिए, 4 कैटेगरी हो गई। अब बात करते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज की। ये है अफ्रीका की लैंड लॉक्ड कंट्रीज, किसी भी वाटर बॉडी के साथ, ओशन के साथ ये लोग नहीं शेयर करते हैं अपना बॉर्डर, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? अब भाई इसकी ना बड़ी ही फनी स्टोरी है, प्लीज अपने दिमाग की इमेजिनेशन को खोल देना। आई नो दिस इज वेरी इररिलेवेंट, बट ऐसे ही याद होता है। एक बात बताओ, इंडिया का एक माली था, माली, माली समझते हो, गार्डनर, वो अफ्रीका में जाके फंस गया। किस कंट्री में? नाइजर के अंदर फंस गया। स्टोरी सुनो और इमेजिन करते चलो, माली था, नाइजर में जाके फंस गया। माली, नाइजर, बुर्किना फैसो। ये याद हुआ? माली था, नाइजर में जाके फंस गया। पर भाई इंडिया का माली था, वो चैड था। कौन था? चैड, आजकल सुनते हो ना एकदम, चैड था। तो उसने क्या किया, उसने कार निकाली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कार, और साउथ की तरफ ड्राइव करने चला गया, साउथ सुदान। माली था, नाइजर में फंस गया था, चैड था, कार निकाली, साउथ की तरफ ड्राइव किया। साउथ की तरफ ड्राइव किया तो बीच में उसने क्या पी? कॉफी। कौन सी? ब्रू, BRU, बुरुंडी, BRU, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। कॉफी कहां से मिलती है? इथियोपिया। अर्ट्रिया नहीं, इथियोपिया। ऊपर कौन था? अर्ट्रिया। लैंडलॉक्ड कौन है उसके पीछे? इथियोपिया। माली था इंडिया का, नाइजर में फंस गया था, चैट था, कार निकाली, साउथ की तरफ ड्राइव करने लगा। ड्राइव करते करते कॉफी पी इथियोपिया की। कौन सी कॉफी? ब्रू। गाड़ी कौन सी थी? BMW नहीं थी, BMZ थी, BMZ। बोट्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मल्लावी।
बी बोट्सवाना, मलावी, ये देखो ये यहाँ पे लेक भी है, मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। बस दो जेड इमेजिन करने हैं। अच्छा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में से ऊपर और नीचे कौन सा है? पहले कौन सा आता है? ए आता है, ऊपर आएगा जाम्बिया और नीचे आएगा जिम्बाब्वे। ठीक है, ऊपर जाम्बिया ए, नीचे जिम्बाब्वे। ये जेड का अगर कंफ्यूजन हो तो दोनों ही लैंडलॉक्ड। एक बार दोबारा स्टोरी सुनो। इंडिया का माली था, माली कहां फंस गया? नाइजर में। बुर्किना फासो, चैड था, चैड था, कार निकाली, साउथ की तरफ ड्राइव किया, साउथ सुदान, कॉफी पी, ब्रू, बुरुंडी, रावंडा, युगांडा। इथियोपिया से आती है कॉफी, अर्ट्रिया से नहीं। और गाड़ी कौन सी थी? बीएम जेड, बीएम जेड, बोट्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मलावी। जाम्बिया में क्योंकि ए है तो वो ऊपर है, जिम्बाब्वे नीचे है। अच्छा भाई, साउथ अफ्रीका की दो आंखें हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ये साउथ अफ्रीका की ना दो आंखें हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर लैंडलॉक्ड हैं, लिसोथो और एस्वाटिनी, ये ऐसे याद रखनी है। साउथ अफ्रीका की दो आंखें, लिसोथो, एस्वाटिनी। बताओ, कुछ याद हुआ? कुछ बना दिमाग में? स्टोरी बनी? अगर बिल्कुल मतलब नाम से कंट्रीज आ गई तो याद कर पाओगे? देखो ऑब्जेक्टिव क्या है ना, अब आपको प्रीलिम्स में दिखता है कि भाई युगांडा शेयर्स बॉर्डर विद इंडियन ओशन रीजन, ऐसा कुछ आ जाता है। या फिर आता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड। ठीक है, तो आपको वो याद आ जाएगी चीज, बस उतना हमें काम कराना है। अब एक बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अब आप मेरा साथ देना, चलो। अब इसको रिपीट करते करते करेंगे यार, एक बार रिपीट, इसको रिवाइज करते करते चलो। मुझे आप ये बताओ, चैड कहां पर है? चैड, चैड बताओ, चैड। गुड। देखो 5 कौन बोल रहा है? नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो? ये सोचो ना, माली तो फंसा था पहले, उसके बाद चैड आया था। बिल्कुल सी। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, इथियोपिया बताओ, इथियोपिया, इथियोपिया बताओ। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस का तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। स्टोरी हेल्प करेगी पर प्रैक्टिस तो करना है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, जाम्बिया बताना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे नहीं, जाम्बिया बताओ, जाम्बिया। राइट। एक्चुअली यहां पर ये 9 को यहां से हटा दो, ये कंफ्यूजन हो गई, ये है 9। ठीक है, ये 9 नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बता दो एक बार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई लिसोतो बताएगा? लिसोतो, साउथ अफ्रीका की आंख, लिसोतो। एल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, और क्या पूछें आपसे? एक बार मुझे युगांडा बता दो, चलो युगांडा। हम्म, देखा, हो गए ना कंफ्यूज? इसीलिए किया था मैंने, यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया था मैंने। बी, ब्रू, नीचे से, बी आर यू, ब्रू, बीच की रावंडा, पहले नीचे आपका बुरुंडी, ऊपर फिर रावंडा, फिर युगांडा, ब्रू। राइट राइट, अब है ब्रू, ब्रू भी थी ना इथियोपिया की। अच्छा, अब एक बात बताओ, अल्टीमेटली जैसे क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं आपसे बोलूं सुदान इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ट्रू और फॉल्स? सुदान इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ट्रू और फॉल्स? टी या एफ लिखो, टी या एफ। देखो ट्रू लिख रहे हैं। अबे कौन है भाई ट्रू वाले, कौन है ये? माली कहां गया था ड्राइव करके? साउथ में। साउथ सुदान लैंडलॉक्ड है। सुदान तो सेड, रेड सी का सेड, SED। राइट 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 राइट। अच्छा, एक बुर्किना फासो बताओ, बुर्किना फासो कहां फंसा था? टी कौन बोल रहा है भाई? अच्छा, वो उसका पहले वाला बता रहे हो, बुर्किना फासो बताओ, बुर्किना फासो। राइट। माली पहले फंसा था, माली, डी इज माली। 5, फंसो, बुर्किना फासो कहां पर? नाइजर में, नाइजर, नाइजर। ठीक है जी, हो गई याद? इसको 3-4 बार स्टोरी को पढ़ोगे, बार बार देखोगे, याद हो जाएगी। अजीब और गरीब ही स्टोरी याद करनी पड़ती है अगर आपको ऐसे दिमाग में इनको बनाना है, तो कोई और ऑप्शन नहीं है।
रिविजन, प्रैक्टिस एंड वियर्ड स्टोरीज, दैट इज ऑल दैट हेल्प्स। आपको अफ्रीका की अब ऑलमोस्ट सारी कंट्री याद हो गई है एक्सेप्ट फॉर द अटलांटिक को, ये जो इस तरफ है, ये जो अटलांटिक ओशन को और वेस्ट कोस्ट में आती हैं उनके अलावा। ठीक है, अब इनको करें। युगांडा के बाद स्टोरी बता देना भाई। स्टोरी ये थी, देखो लिखते चलना साथ में। इंडिया का माली था, नाइजर फंस गया था, कहां पर, नाइजर में, बुर्किना फासो नाइजर, पर वो चैड था तो उसने कार निकाली सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ साउथ की तरफ ड्राइव करने लग गया, साउथ सुदान। अब ड्राइव करते करते उसने कॉफी पी। कॉफी कौन सी पी, ब्रू, BRU। देखो, रुंडी, रावंडा और युगांडा, ब्रू। कॉफी कहां से फेमस है, इथियोपिया की फेमस है, एर्ट्रिया नहीं, इथियोपिया, क्योंकि एर्ट्रिया तो हमने ऊपर देखा था। ऐसे चोक पॉइंट्स को याद रखना है, इथियोपिया। और गाड़ी कौन सी चला रहा था, BMW नहीं, BMZ। बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और बताओ बताओ, मल्लावी, BMZ। जाम्बिया और जिम्बाब्वे में कंफ्यूजन होगा, जाम्बिया में ए है, ए ऊपर होता है, जाम्बिया ऊपर है, जिम्बाब्वे नीचे है, बस। ठीक है, आई बात समझ। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, बहुत बढ़िया। अब देखो इस साइड की आ जाओ भाई, ये बहुत खतरनाक है। अब इनको याद करने के लिए तो भाई बिल्कुल ही ऊट पटांग स्टोरी है। देखो वैसे तो सच बताऊं ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आने हैं, इसके अलावा कोई भी है तो वो ऑब्वियसली यहीं पे होगी, ये आपको अब आप एलिमिनेट कर सकते हो कि जो बच गई वो सारी की सारी अटलांटिक ओशन के साथ होंगी होंगी, क्योंकि आपने बाकी सारी तो याद कर ली, क्योंकि ये बहुत सारी हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 20 हैं। मोरक्को से स्टार्ट होती हैं और यहाँ साउथ अफ्रीका पे जाके एंड होती हैं। साउथ अफ्रीका और मोरक्को तो चोक पॉइंट्स थे ही, कॉर्नर पॉइंट्स थे, उसकी बीच की हैं। अब मैं एक बार को आपको स्टोरी सुना दूंगा, बिल्कुल बिना सर पैर की स्टोरी है, इस तरह से याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, वरना एलिमिनेशन यूज करना। देखो, आप एक बात बताओ मेरे को, आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना है, MSD बोलते हैं उनको, यस या नो, महेंद्र सिंह धोनी। अगर हम उन्हें MSD की जगह MSG बोल दें, MSG चाइनीज फूड में यूज भी होता है, तो कोई दिक्कत है भाई, हमें एग्जाम निकालना है, वो अलाउ कर देंगे हमको बोलना, MSG बोल दें, बोल सकते हैं यस या नो, बुरा तो नहीं मानोगे, वो भी नहीं मानेंगे, ठीक है। MSG, मॉरिटियाना, सेनेगल, और उसके बाद 3G वाली कंट्रीज हैं, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ और गिनी। देखो जी क्यूब है एक तरीके से, तो आपने जब याद रखना है, MSG तो आपने याद रख लिया, उसके ऊपर एक क्यूब कर दिया बस, MSG याद रखा पहले, बस इतना, अभी इतना सोचो MSG। ठीक है, भले ही आप ये मत सोचो गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी 3 है, MSG, मॉरिटियाना, सेनेगल और जी से 3 कंट्रीज हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने, महेंद्र सिंह जी है, धोनी नहीं जी, MSG ने सनी लियोनी और रिया को कोट पहनाया। क्या आपको ये बात याद रह सकती है, दो, सनी लियोनी, सियारा लियोनी और लिबेरिया रिया, इन दोनों को कोट दे दिया, कोट दिया, कोट होता है पहनने का, कोट दिया भाई। आई एम अगेन, प्लीज डू नॉट गेट लाइक ये क्या बोल रहा है, इट इज ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। MSG ने सनी लियोनी और रिया दो को कोट दिया, याद रहेगा नहीं रहेगा, आई एम प्रिटी श्योर आप कभी नहीं भूलोगे, इतना फनी इमेजिन करो बस इसको। दिया, दो, सनी लियोनी और रिया को कोट दिया, पर कहां दिया, घाना में दिया ये कोट, और क्यों दिया, ताकि वो टीबी से प्रोटेक्ट हो पाए। यार टीबी जो टीबी है, टीबी जो होता है, बड़ी फैल रही है बीमारी, अब यार टीबी जो है उसको बचाने के लिए उन्होंने उनको कोट पहना दिया, कोट में ऐसा कोई मैजिक था जिससे वो टीबी से प्रोटेक्ट हो सके, टीबी न्यूज में भी चल रहा है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने, MSG ने सनी लियोनी और रिया को कोट दिया घाना में, ताकि वो टीबी से बच पाए। टोगो, बेनिन, गाना, सियारा लियोनी, लिबेरिया और कोटेडी, इसको कोट दी वोयरे भी बोलते हैं, आप कोटेडी आइवरी कुछ भी बोल लो, ठीक है, ये याद रहा यहां तक। अब देखो, अब क्या था, ये एक एड शूट चल रहा था, ऐसे सोचो, रिया ने कैमरे में देखा, रिया ने कैमरे में देखा, ये जो पूरा सीन चल रहा था ये एक एड था, रिया ने कैमरे में देखा तो उसको कौन दिखा, गौतम गंभीर दिख गया भाई, जी जी, गौतम गंभीर, दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड है ना, महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर, जी जी, इक्विटोरियल गिनी और गैबॉन, बताओ, सोच के देखो,
रिया को कैमरे में कौन दिखा? गौतम गंभीर। जी जी। यस या नो? कुछ कुछ बन रही है बात थोड़ी बहुत? इमेजिन कर पा रहे हो? यस या नो? कर पा रहे हो? अच्छा, जब दोनों ने गौतम गंभीर को देखा तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोला? भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तो पूरे गोले में आपका नाम होगा। क्योंकि गौतम गंभीर इतनी बड़ाई जो करते हैं धोनी की, पूरे गोले में, पूरे अर्थ में अंगोला नाम होगा नमीबिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला कॉन्गो। कॉन्गो और डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों ही शेयर करते हैं। कॉन्गो थोड़ा ज्यादा करता है, डीआरसी भी छोटा सा करता है। बोलो बोलो, एक बार रिपीट कर दें। एमएसजी महेंद्र सिंह धोनी, एमएसजी मॉरिटियाना सेनेगल, 3G गैम्बिया गिनी बिसाऊ गिनी। एमएसजी ने सनी लियोनी और रिया को, सियारा लियोनी रिया को कोड दिया। कोड दिया कहां पर? घाना में, ताकि वो टीबी से प्रोटेक्ट हो पाए। टोगो और बेनिन। अच्छा, रिया ने कैमरे में देखा, उसे दिखा जीजी, गौतम गंभीर, इक्विटोरियल गिनी और गेबॉन। दोनों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला कि भाई अब तो आपका गोले में नाम होगा, अंगोला, नामीबिया। देखो, अगर याद करना है ना, आप अगर एक दिन भी अपना इन्वेस्ट कर दोगे इन स्टोरीज को इमेजिन करने में और रिवाइज करने में, भाई याद हो जाएगा, ये गारंटी है। आई नो इट इज वियर्ड, आई नो इट डजंट मेक सेंस, कोई सर पैर की बात नहीं है, पर ऐसे ही याद होता है, पर याद हो जाएगा, ये गारंटी है। अब आप देख लो, एक बार आप देखोगे आप बता दोगे। एक बार बताओ, अंगोला बता दो, अंगोला, अंगोला बता दो। बहुत बढ़िया, देखा, गोले में नाम करना था ना, गौतम गंभीर क्या करेंगे? गोले में नाम कर देंगे। अच्छा, आप मेरे को बता दो, मॉरिटियाना बता दो, मॉरिटियाना, मॉरिटियाना। अब आपसे कोई ये पूछे, अगर ऑप्शन आ गया, कंट्रीज हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद द अटलांटिक ओशन, मॉरिटियाना लिखा है और माली लिखा है, क्या आप माली को एलिमिनेट कर सकते हो? माली की स्टोरी से मैं कह रहा हूं, कुछ तो याद आ जाएगा। जब आप इतना सारा याद करोगे तो अल्टीमेटली, तो अगर आपने एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया, और माली तीन तीन ऑप्शंस के अंदर है, हो गया ना एलिमिनेट, वो तो क्योंकि लैंडलॉक्ड था। अच्छा, एक बात बताओ, आप नाइजेरिया बता दो, नाइजेरिया, रिया, नाइजेरिया, नाइजेरिया बता दो कौन सी है। बहुत बढ़िया प्रशांत। ना 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 ना, 12 12, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, एक और चीज याद रखो, अगर आपको आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बॉर्डर विद अटलांटिक ओशन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, उल्टा सोचो, इज लैंडलॉक्ड, और उसमें नाइजेरिया लिखा है और नाइजर भी लिखा है, क्या आपको रिया याद नहीं आ जाएगी? आएगी कि नहीं आएगी? नाइजेरिया और नाइजर में कंफ्यूजन होता है, रिया याद आ जाएगी। आप कहोगे हाँ ये तो मैंने उस निमोनिक में पढ़ा था, तो लैंडलॉक तो नहीं है। खत्म, हो गया याद। हुआ कि नहीं हुआ? ये है भाई, ये गेम है, ठीक है। अच्छा, घाना बता दो। अब घाना, घाना को याद करते, अब ये आ गया, चलो घाना तो पहले बताओ, पहले घाना बताओ कहां है। 9 10 या 11? बहुत बढ़िया, 9। अब एक बात बताओ, घाना अगर आएगा और उन्होंने ये बोल दिया घाना बिलोंग्स टू द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, आपको पता है ना यार, ये घाना की कुछ तो स्टोरी सुनी थी, पर वो तो वहां पड़ी थी अटलांटिक में, यहां तो नहीं है कि नहीं? इस तरह से एलिमिनेशन हो जाएगा। आपको ये आ गया, कोद दी, कोद दी, कोटेड आइवरी बोलते हैं, कोद दी व्योर बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं यार, इसकी प्रोनाउंसिएशन ही बड़ी अजीब है। ये देखो, ये कंट्री, कोद दी वोयरे, भैया ये आ गया। आपको पता है ना, ये हमने किस निमोनिक के अंदर पढ़ा था, कोड बनाया था टीबी से बचाने के लिए। सियारा लियोनी आ गया, लिबेरिया आ गया, एलिमिनेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बताओ। अफ्रीका की कंट्रीज को एलिमिनेट कर पाओगे? बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर मैंने रिवर्स, जैसे सेनेगल एक इंपॉर्टेंट रिवर है, वोल्टा इंपॉर्टेंट रिवर है, नाइजर है, ठीक है, यहाँ पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट नाइल है, ये सब भी यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। यहाँ पे नीचे ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन है। ड्रेकेंसबर्ग जो माउंटेन्स हैं, ये रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, आप जो ज्योग्राफी में पढ़ते हो। उसके बाद यहाँ पे रेवेंजोरी माउंटेन्स हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एटलस हैं, ठीक है, ये आपके एटलस फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं, उसके साथ में ये कटांगा प्लेटो है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर कोबाल्ट मिलता है। क्या मिलता है? कोबाल्ट, और बहुत सारा मिलता है, इस हफ्ते न्यूज में भी आया था। वो इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे कटांगा प्लेटो है।
वो बहुत रिच है मिनरल्स के अंदर। तो जो यहाँ की अब ज्योग्राफी आप बेटर समझ पाओगे। एक बार कंट्रीज के नाम याद हो गए, कोई कॉन्फ्लिक्टेड रीजन न्यूज में आ रहा है, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ आ रही है, यू कैन रिमेंबर। ठीक है, आई बात समझ। अलग अलग लेक्स हैं, ये पढ़ना एक बार, फिर किसी दिन इनको भी याद कर लेंगे। आज क्योंकि दिमाग पे इतना ही जोर डालेंगे कि कंट्रीज याद हो जाएं। ठीक है जी, कुछ याद हुआ? और कैटेगरी में याद याद करना है, सब कुछ एक साथ नहीं। नहीं नहीं भाई, ड्रॉ करके कहां जाओगे, नाम ही याद कर लो बहुत है। और एक आइडियली आपको पता होनी चाहिए लोकेशंस क्या है, लैंडलॉक्ड कौन सी है, कौन सी ईस्ट कोस्ट पे है, कौन सी वेस्ट कोस्ट पे है, मेडिटेरेनियन के सी के पास। अब एक बात बताओ, किसी ने बोल दिया नमीबिया आल्सो शेयर्स बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी, आपको पता है ना, अरे भाई नमीबिया कहां पड़ा था, मेडिटेरेनियन सी कहां है, एलिमिनेट हो जाएगा। राइट, वो पर्पस है हमारा। चलो, ये था भाई मैपिंग आज का। आगे चलते हैं अब। फटाफट बाकी आज इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज में साइंस टेक की कोई न्यूज ही नहीं थी। इन्वायरमेंट को फटाफट कवर करेंगे। सिटी के ऊपर रील्स पे कवर किया था कि भाई हमारी सिटीज ग्रो हो रही हैं, अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स हो रही हैं। आगे चल के अगर आपको एक आइडियल फ्यूचर में सिटी बनानी है तो वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ना है। डिजास्टर खूब न्यूज में आ रहे हैं, लैंडस्लाइड, फ्लड, एक के बाद एक। मैंने आपको बोला था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, अगर आपको कोई भी एक्ट पे आंसर लिखना है, व्हाट, व्हाई, प्लस माइनस, वे फॉरवर्ड, इससे आगे जाना ही नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल आया, बिल को कभी भी डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि बिल अभी बिल स्टेज में है, एक्ट बनेगा तो देखेंगे। नोटिफाइड लिस्ट ऑफ डिजास्टर्स, ये पढ़ना। अब देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, क्योंकि अब ये बिल आ गया है, इस पे कमेंट्री चलेगी, एक ही जगह बना के दे दिया है, पूरा का पूरा एनालिसिस यहीं पर है। अब कुछ भी नया आएगा यहीं ऐड करना और ये टॉपिक खत्म, बस इससे ज्यादा नहीं करना। इट्स दैट सिंपल। आपके डिजास्टर मैनेजमेंट जो पूरा सिलेबस का पार्ट है, उसका भी एक टॉपिक यहीं कवर हो गया। राइट, अच्छा जी, आगे देखो। उसके बाद मिनरल्स पे आया था। अफ्रीका के अंदर हमने देख लिया मिनरल्स बहुत हैं, मिनरल डिप्लोमेसी क्या होती है, लेकिन आपको मिनरल्स का भी तो टॉपिक प्रिपेयर करना है। मैंने उसके लिए भी आपको एक गाइड दिया था कि भाई कौन सा एनसीईआरटी का चैप्टर एग्जैक्टली पढ़ना है और किस ऑर्डर में पढ़ना है, वो सब बता दिया है। पहले ये एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ना, उसके बाद माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसको जरूर पढ़ना। इसकी जो बेसिक प्रोविजंस है और जो रीसेंट अमेंडमेंट हुई थी उसको पढ़ना है, कि कुछ एटॉमिक जो मिनरल्स है उनको एलिमिनेट किया था, उनको पढ़ना। उसके साथ फिर आपको समझ आएगा कि ये मिनरल डिप्लोमेसी है क्या, कौन सा मिनरल कहां मिलता है, कहां नहीं मिलता। ठीक है, इंडिया को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको आपकी बेसिक प्रिपरेशन में आपको पढ़नी है। फिर आपको समझ आएगा, क्योंकि हमको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए तो हमने काबिल ये ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट कर दी कि जी हमको क्या करना है कि मिनरल्स लेके आने हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बाहर जाएगी, टेंडर रेस करेगी और मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करेगी। राइट, उसके बाद हमने लिथियम ट्रायंगल न्यूज में था, वो आपका साउथ अमेरिका के अंदर है। ठीक है, उसको भी हम अगली बार मैपिंग में देखेंगे अच्छे से। अफ्रीका हमने भी डिस्कस किया ही था पूरा। तो इस तरीके से पूरा मिनरल का टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। उसके साथ में लॉस एंड डैमेज फंड। अब आप जो आप अपनी इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन करोगे, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पढ़ोगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो आप जो यूएनएफएफसी जो है पूरा क्लाइमेट चेंज का, उसको पढ़ोगे, उसमें लॉस एंड डैमेज फंड आएगा। यूएनएफएफसी जो है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर जो क्लाइमेट चेंज का ये फ्रेमवर्क है भाई, इसकी बहुत सारी सीओपीज होती हैं। लेटेस्ट सीओपी जो थी वो 27 थी। उसके जो मेजर आउटकम्स थे वो ये रहे, उसी में से एक था लॉस एंड डैमेज फंड, कि जो कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं बेचारी, जिनका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, उनके लिए आप फाइनेंस को मोबिलाइज करो, ताकि जब उनके पास कोई डिजास्टर आए तो उनको फंड मिल सके। अब हमने एक आर्ग्यूमेंट क्या दिया कि जो सब नेशनल एंटिटीज हैं, जैसे केरला एक स्टेट गवर्नमेंट है ना, एक नेशन के नीचे एक गवर्नमेंट है, क्या वो भी इस लॉस एंड डैमेज फंड का जो मनी है उसको एक्सेस कर सकती है? तो वो लॉस एंड डैमेज फंड था। जो रियो समिट हुआ था ना, उसको पढ़ना अपनी इन्वायरमेंट की बुक में। 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस निकल के आई थी उसमें से, उन वो तीनों की तीनों लीगली बाइंडिंग थी। उन्हीं में से एक ये यूएनएफएफसी थी, और इसी के सीओपीज होते रहते हैं। लेटेस्ट सीओपी 27 था। बस लेटेस्ट आउटकम क्या था वो यहाँ पे लिख के दे दिया है। चलो आगे देखो।
एनटीसीए न्यूज में था, मैंने बोला था आपको रील में, एनटीसीए न्यूज में आए तो प्लीज जाकर वेबसाइट को विजिट करना और पढ़ना। प्रीलिम्स में ये अथॉरिटी आती है, यूजुअली वो स्टेटमेंट ना जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होती है वहीं से पिक करके डालते हैं, तो वेबसाइट विजिट किया करो। बाकी ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर और भी बहुत सारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज होती हैं, अब वो पढ़ना आपका काम है, ठीक है। चलो, एथेनॉल इकोनॉमी बार बार न्यूज में थी, इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट जो आया था, एथेनॉल वैसे तो शुगर केन से बनता है, पर अब हम उसको कॉर्न से भी बना रहे हैं, क्योंकि वो कॉर्न से बन सकता है, तो हम लोगों ने अब कॉर्न का इंपोर्ट इतना करना शुरू कर दिया कि हम लोग अब एक नेट इंपोर्टर बन गए। पहले हम एक्सपोर्ट करा करते थे, पर डोमेस्टिक सप्लाई एथेनॉल इकोनॉमी को फीड कर ही नहीं पा रही थी, इसलिए वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग, राइट। तो ये एक छोटा सा फैक्ट है, मे बी यू कैन गेट अ स्टेटमेंट इन प्रीलिम्स। एक बार ऐसी स्टेटमेंट कोल पे आई थी कि इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन कोल, अगर आप याद करो एक पीवाईक्यू था ऐसा, तो हो सकता है ऐसी स्टेटमेंट फिर से आ जाए, राइट। बाकी सोशल इश्यूज में मेंटल हेल्थ केयर पे एक सिंपल सा डेटा था इस हफ्ते, कोई भी और बड़ी न्यूज नहीं थी। टीबी का नया ड्रग अप्रूव हुआ। अब ये जो ड्रग था, इन तीनों ड्रग्स के नाम भी आप दिमाग में याद करना, अगर बस रीड करोगे ना 4 बार, प्रीलिम्स में दिखेगा, याद आ जाएगा इस। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए है, वो ट्यूबरक्लोसिस जहां पे ड्रग जो आपका जो बैक्टीरिया है वो इन ड्रग्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, मतलब वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो काम ही नहीं कर रहा, तो वो होती है ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। उसके लिए ये कॉम्बिनेशन है बीपैल एम, इसको याद रखना, एक ना एक स्टेटमेंट प्रीलिम्स में दिख सकती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। साइंस टेक पे इस हफ्ते कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी जिसको डिस्कस करा जाए। कुछ छोटी मोटी अगर न्यूज होगी तो वो अगले हफ्ते फिर रिपीट होगी, तो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। हफ्ते के हिसाब से भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था ये, ठीक है, इससे ज्यादा एक वीक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन रिपीट होती रहती है, अगले हफ्ते फिर देखेंगे तो फिर कवर कर लेंगे।